वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जुलाई मंथ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जुलाई 2026 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज अपडेट को हम लोग कवर कर लेंगे सेक्शन वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में। हमेशा की तरह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर हमारे एप्लीकेशन पर, तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं तो एग्रीमेंट सेक्शन में आईआईटी हैदराबाद, सीईईपीएल इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स के मध्य समझौता। बट डसॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रांस का जो है निकाय है, फ्रांस की कंपनी है। तो एग्रीमेंट भी फ्रांस में हुआ था। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम जो नीस फ्रांस में हुआ था उसमें ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, जिसको कोडीन कह सकते हैं आप, आईआईटी हैदराबाद में बनेगा। सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ। शांति एक्ट आपको पता है, इसमें अलाउ कर दिया गया था प्राइवेट प्लेयर्स को भी कि वो कुछ एक्टिविटीज न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में परफॉर्म कर सकेंगे। क्रिटिकल वाली चीजें सरकार अपने पास रखेगी, जो सिक्योरिटी संबंधित है। कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे अलाउ कर दिया है शांति एक्ट 2025 के तहत। तो उसी की दिशा में इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का जो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अभी केवल 3% का योगदान है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी 3% का लगभग योगदान है, 8.878 समथिंग गीगावाट। इसको 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना है न्यूक्लियर पावर को। तो इसी वजह से ये इसी क्रम में सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पर ये आईआईटी हैदराबाद में खुलेगा। CSIR, CRRI यानी कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के साथ समझौता किया है। बेसिकली शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के मानक संरचना पर कार्यान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में, उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में सड़कों को पक्का करना है, जिससे क्या होगा, हमको डस्ट पोल्यूशन, रोड डस्ट पोल्यूशन से टैकल करना है। खासकर अर्बन इन रीजन्स में एनसीआर में जो रोड डस्ट है वो उड़ती है, तो उसके लिए जो है रोडों को पक्का किया जाए और क्या क्या कर सकते हैं जिससे अर्बन रोड डस्ट कम हो, उसके लिए समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश संबंधित है तो इस वजह से हमने इसको शामिल कर लिया है। लाइट स्टॉर्म नामक एक कह सकते हैं निकाय है, कंपनी है। लाइट स्टॉर्म में एशिया पैसिफिक रीजन की एआई कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म कंपनी है। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सिंगटेल के साथ और टाटा कम्युनिकेशन भारत की कंपनी के साथ। बेसिकली ये लोग क्या करने वाले, एक सबमरीन केबल सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसका भागीदार देश होगा इंडिया, हमारा देश भारत, मलेशिया और सिंगापुर। तो यही एग्जाम में आ सकता है कि सबमरीन केबल सिस्टम के लिए किन 3 देशों के बीच समझौता हुआ है। इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर इसके लाभार्थी होंगे। 3600 किलोमीटर का ये केबल सिस्टम डालना चाहते हैं, जिससे आगे जो हमको जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एआई के लिए बहुत सारा जो कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज वगैरह चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीज़ें काम आएंगी। इसको ऑपरेशनल होने की उम्मीद है 2029 के 4th क्वार्टर तक, 2029 के अंत तक। भारतीय फार्माकोपिया आयोग और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश प्रमोटेड फार्मा काउंसिल के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। बेसिकली उत्तर प्रदेश को एक लीडिंग हब बनाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में और हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। योगी जी भी कई बार इसको स्ट्रेस करते हैं कि उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा इन सब क्षेत्रों में। हमारे एग्जाम में चीज़ें भाषण पर आधारित नहीं पूछी जाती हैं, कौन सा नेता क्या कहता है, वो आउटकम पर आधारित चीज़ें पूछते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर मेडिकल डिवाइस में अग्रणी उत्तर प्रदेश बन रहा है तो उसका आउटकम क्या है, क्या कोई मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में खुला है। प्रदेश गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ये है सिचुएटेड यूपी मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है। और ललितपुर में उत्तर प्रदेश में यूपी बल्क ड्रग फार्मास्यूटिकल पार्क लोकेटेड है। बल्क ड्रग फार्मास्यूटिकल पार्क ये कहाँ पे, ललितपुर में, याद रखिएगा। और यूपी मेडिकल डिवाइस पार्क ये गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में, तो याद रखना है आपको। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। केइको फुजिमोरी, इनको न्यू प्रेसिडेंट पेरू का कहा जा रहा है और ओवरऑल ये फर्स्ट इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की, फर्स्ट इलेक्टेड पेरू की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी है, निर्वाचित, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू डीना बोलुआर्टे, हमने कुछ मंथ पहले आपको पढ़ाया था, लेकिन ये इलेक्टेड वहां पे नहीं थी, ठीक है। अब इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ये है केइको फुजिमोरी, ये फर्स्ट इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे आप।
आगे है एंडी बर्नहैम, लेबर पार्टी से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ये बन गए। पिछले एक दशक में यूके में 6 प्रधानमंत्री बदल चुके थे, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट मंथ, और ये 7वें वहां पर बन करके आए हैं। देखते हैं टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। यूके के जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी से ये बने हैं। इनकी जगह पर आए हैं कीर स्टारमर के इस्तीफा के बाद आए हैं। कनिष्क नारायण ब्रिटेन के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री बनाए गए, काफी चर्चा में रहे, और काफी जो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट या जो पर्सन है या प्लेसेस हैं या न्यूज़ है वो भी आजकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ब्रिटेन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर, एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण, इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अब हालांकि इन्होंने यूके की नागरिकता ले रखी है। और फर्स्ट जो है एथनिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बने, जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये वेल्स से जीते चुनाव, ठीक है, ठीक है, लेबर पार्टी के टिकट पर कनिष्क नारायण। प्रहलाद जोशी, इनका अपॉइंटमेंट बहुत चर्चित है और मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं। किसी अनपढ़ को भी पता होगा, क्योंकि जनसी मूवमेंट ने हमारे शिक्षा मंत्री को हटाने पर मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है हटाया गया, या फिर कह सकते हैं उन्होंने वॉलंटरी इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत इसे स्वीकार कर लिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आउटकम और जो टेक्निकलिटीज हैं उन्हीं पर एग्जाम फोकस करता है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, अब प्रहलाद जोशी उनकी जगह पर आए हैं। एडिशनल उन्होंने चार्ज लिया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी देख रहे हैं। अमित गर्ग ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। एनसीआरबी के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में स्थापना हुई टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पर श्री अमित कुमार के बारे में बात करें, अमित कुमार विशेष सुरक्षा दल एसपीजी के नए निदेशक ये बन गए। नीति आयोग के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं पीएम के द्वारा। अनुराग जैन, अनुराग जैन ये सीईओ बन गए। नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण पदों में होते हैं नीति आयोग के सीईओ, वाइस चेयरपर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए। निधि चिब्बर की जगह आ गए हैं अनुराग जैन, सीईओ ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के प्रेजेंट में अशोक कुमार लाहिड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। विश्वनाथन आनंद एफआईडी में इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। पहली बार किसी भारतीय चेस प्लेयर को एफआईडी की में इस सर्वोच्च पद पर दिया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद। हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, और इनके साथ मेंबर बनाए गए एस मुनव्वरी बेगम और वाइस प्रेसिडेंट, और ग्लेन ई सूजा टिकलो ये मेंबर बनाई गई थी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत ये अस्तित्व में आई थी 1993 में, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। रवि अग्रवाल ये सीबीडीटी के चेयरपर्सन लंबे समय से थे, इनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया है सरकार ने। इनको रीअपॉइंट किया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, रवि अग्रवाल। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरपर्सन ये विवेक चतुर्वेदी ये हैं, प्रेजेंट में ध्यान रख सकते हैं। राहुल हिमालयन ये आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, राहुल हिमालयन। तो आईआरसीटीसी कोई पुराना मतलब कह सकते हैं कोई नाम नहीं, या तो आजकल आप हमेशा इसमें चर्चा में सुनते रहते हैं। आईआरसीटीसी जो भी रेलवे ट्रैवल करते हैं, तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। न्यायमूर्ति अनु ग्रोवर बोलिका या बलिका, इनका न्यूज़ आपने देखा होगा, खासकर जो मूवमेंट हुआ था अभी हाल में जंतर मंतर पर, तो स्पेशल जज इनको नियुक्त किया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कंस्टिट्यूट किया गया है, पेपर लीक एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक और माल प्रैक्टिसेस हुई हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना उसकी स्पेशल जज बनाई गई हैं जस्टिस अनु ग्रोवर बलिका। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। नंदन नीलेकणी प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, इन्फोसिस के सह संस्थापक, भारतीय परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जो एक हाई लेवल टास्क फोर्स सृजित की है केंद्रीय सरकार ने, उसके हेड हैं ये नंदन नीलेकणी। और इसमें और कौन कौन शामिल मेंबर के रूप में ये एग्जाम में आ सकते हैं? तपन डेका फॉर्मर आईबी डायरेक्टर मेंबर बनाए गए हैं। एस सोमनाथ इसरो चेयरपर्सन रिटायर्ड, और वी कमकोड़ी ये आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर। अनीता करवाल फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी। अमृतलाल मीणा ये लॉजिस्टिक एक्सपर्ट बनाए गए हैं। तो ये सब मेंबर्स हैं और अध्यक्ष हैं ये नंदन नीलेकणी। जो देखें किस तरीके से हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को
पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं डिफरेंट पोस्ट पर, उसको किस तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और क्रेडिबल बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर बात करें तो अकेडमी ऑफ अचीवमेंट पुरस्कार AR रहमान को ये मिला था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अकेडमी ऑफ अचीवमेंट पुरस्कार। WSIS पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ को मिला था, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से भारत के दूरसंचार विभाग को पुरस्कार दिया गया था भारत नेट द्वारा समर्थित एकीकृत भौगोलिक डिजिटल सेवा वितरण मॉडल के लिए। समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल सपोर्टेड बाय भारत नेट, इसके लिए ये पुरस्कृत किया गया था हमारा भारत का दूरसंचार विभाग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। आगे है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार, ये प्रधानमंत्री जी को मिला था। गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जो सीशेल्स देश के द्वारा दिया जाता है। सीशेल्स की यात्रा पर PM गए थे, उनको वहां के देश का ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान प्रधानमंत्री को मिला था जब ये इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी तरफ से दिया गया था पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार लोकमान्य तिलक फाउंडेशन की तरफ से इस बार दिया गया था अजीत डोभाल को। इस समय से हैं US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड, ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया था, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस। US इंडिया पार्टनरशिप फोरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही दिया गया था इनको। यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार या फिर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन पुरस्कार ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, ये ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में नहीं, नेपाल में, ध्यान रखिएगा, मतलब ये नेपाल का जो ये महाविहार है उसको मिला है पुरस्कार, लेकिन इसके कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन में या फिर इसके रेनोवेशन में भारत का भी हाथ है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसने जो है हेल्प करी थी इस महाविहार के जो है टेक्निकल उत्थान में, ठीक है, मतलब रिनोवेशन में भारत ने हेल्प की थी, तो तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की थी, तो इस वजह से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी ये नेपाल का है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार संरक्षण कार्य के लिए इनको जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है 2026 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन प्राइज मिला है प्रोफेसर सरजीन मैगी ग्वे को, जो सेनेगल के जो एक कह सकते हैं ऑब्स्टेट्रिक सर्जन है, इन्हें मिला है। सेनेगल से हैं ये। इसमें 2 अवार्ड होते हैं, ये प्रोफेसर साहब को मिला है इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में, और जो है कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है। ये है फाउंडेशन बॉर्न एक्शन, जो बुरुंडी की एक फाउंडेशन है, उनको ये पुरस्कार मिला है संस्थागत श्रेणी में। ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन प्राइज जो है इस साल इनको मिला है। इनका ये नेशनलिटी पूछ सकते हैं कि किस देश की जो है कह सकते हैं ये डॉक्टर को मिला है। सेरिग्ने मैगुए गोए सेनेगल से हैं ये। सेनेगल की राजधानी क्या है, इसका नाम आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए जल्दी से। सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर डॉक्टर अरूप बोस को मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से दिया जाता है, हर 2 साल में दिया जाता है एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन को उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इस साल मिला है प्रोफेसर डॉक्टर अरूप बोस को सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैट्स। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जमीर नजीर, भारतीय मूल के त्रिनिदाद एंड टोबैगो के निवासी हैं, इनको दिया गया था। और भारतीय लेखिका शेरोन अरुपराइल को उनकी रचना मेहंदी नाइट्स के लिए दिया गया था। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा था क्योंकि जो ये पुरस्कार इनको मिला इनकी स्टोरी लेखन के लिए, तो शॉर्ट स्टोरी के लिए, तो उसको कहा गया था कि इन्होंने AI जनरेटेड स्टोरी लिखी है, ऐसा इंटरनेट पर लोगों ने कहा था। हालांकि इस बात की पुष्टि जो पुरस्कार देने वाली संस्था ने नहीं की है, तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था। आजकल हर चीज़ पर AI जो है पेल मतलब डाल दे रहे हैं ना, वो गलत है एक तरीके से। क्रिएटिविटी में AI का भी कोई भी स्कोप नहीं रखना चाहिए। फिल्म मेकिंग हो गया, नॉवल राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, इवन पढ़ाने वाली भी चीज़ें हो गई, उसमें AI का आप लोग कम से कम इस्तेमाल करिए। हाँ, कंटेंट जैसे बनाना है, बहुत बड़ी जो है चीज़ को छोटा करके आप ग्राफिकली उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आप करिए। ज़्यादातर चीज़ों में हमारा इंस्टीट्यूट नहीं सपोर्ट कर रहा है AI को। अब देखते हैं आगे फ्यूचर क्या कहता है। AI को एज अ टूल इस्तेमाल करें तो ही अच्छा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह है, बस उस तक ही, जैसे उस अप्रोच के साथ इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, वैसे ही अगर AI को भी देखा जाए तो अच्छा रहेगा। ये AI को लेकर कंसर्न्स भी हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस ने भी एक डॉक्यूमेंट पब्लिक किया था, उसको भी हम चर्चा करेंगे इसी करंट अफेयर के वीडियो में।
नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माइंड्स कह सकते हैं इनिशिएटिव को, ठीक है। इनोवेशन थ्रू यूज ऑफ एआई एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज कैटेगरी में आईसीआर माइंड्स को पुरस्कार मिला है। उसके बाद नवभारत टाइम्स जो पब्लिकेशन है दिल्ली में छपता है, इनकी तरफ से भूषण पुरस्कार मिला है प्रसून जोशी को, प्रसार भारती के चेयरपर्सन है इस समय। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को शामिल किया गया है और 13 भारतीय क्रिकेटर अब हो गए हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सबसे पहली क्रिकेटर जिनको शामिल किया गया था भारतीय महिला अंजुम चोपड़ा, वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी, इनको शामिल किया गया है, और सौरव गांगुली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों के नाम में परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। अब से बुकर पुरस्कार को हम लोग 2027 से पढ़ेंगे बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से, या बुकमैन इंटरनेशनल प्राइज के नाम से हम जानेंगे इसको। 10 साल का एग्रीमेंट बुकमैन फिलैंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन ने किया है। तो जो भी फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पॉन्सर करती है पुरस्कार को, तो उन्होंने पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी है, मतलब डबल कर दिया लगभग, $50 50,000 से, यूरो बेसिकली यूरो 50,000 से लेकर के 1 लाख जो है अब ये यूरो मिलेंगे प्राइज मनी के रूप में। और डेरिया और डिमिट्री बुकमैन नाम से 2 इसके पति पत्नी फाउंडर हैं बुकमैन फिलैंथ्रोपीज के, वही अब ये बुकमैन पुरस्कार को फाउंडर मतलब जो है स्पॉन्सर करेंगे अगले 10 साल तक। 36वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार आ चुका है। इसमें हम देखेंगे कुछ जरूरी अवार्ड ही देखेंगे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट स्टेट न्यू दिल्ली को ये वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी मिली है। जोनल ट्रॉफी के विनर जैसे केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट, ये मथुरा से आगरा रीजन से। विनर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 मथुरा रीजन साउथ जोन में विनर, ठीक है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 शिवाजी नगर भोपाल से सेंट्रल रीजन विनर, और ईस्टर्न रीजन विनर जो है गुवाहाटी का ये केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन गुवाहाटी से। तो आप उत्तर प्रदेश का खाली ध्यान रखिएगा यूपीपीएससी के लिए, रिस्पेक्टिव स्टेट वाले जैसे मध्य प्रदेश वाले इसका ध्यान रख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन में किसे मिला, बस यही जरूरी है। वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज ये T4 फाउंडेशन द्वारा चुना गया था। इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे स्वस्थ जीवन श्रेणी कैटेगरी में सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल लखनऊ को पुरस्कृत किया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यूपी करंट अफेयर के लिहाज से, बाकी ज़्यादा जरूरी इसमें नहीं रहेगा। सामुदायिक सहयोग श्रेणी में हेल्दी प्लेनेट TGA अर्ली ईयर स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, इसमें भी कैटेगरीज हैं। तो शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत में क्लासिकल म्यूजिक में अभिषेक मिश्रा उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तानी शास्त्रीय म्यूजिक गायन में उभरते हुए प्रख्यात कलाकार के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। ये आप हाईलाइट करके ध्यान रख सकते हैं। लोक पारंपरिक और जनजाति में अकरम खान दौसा राजस्थान से, मनीषा श्रीवास्तव बिहार से भोजपुरी लोक संगीत को पॉपुलर बनाने के लिए। रंगमंच और थिएटर में कपिल देव शुक्ला को, अमित दीक्षित उत्तर प्रदेश से, इनको पुरस्कार ये दिया गया था। तो 3 कैटेगरीज है इसमें, थिएटर और थिएट्रिक्स में, फोक ट्रेडिशनल और ट्राइबल आर्ट में, क्लासिकल और ट्रेडिशनल म्यूजिक में उत्तर प्रदेश के अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी हमेशा ही एग्जाम के लिए जरूरी होता है सभी स्टेट पीसीएस में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इस पर रही थी आर्टिकल 370, हिंदी की फिल्म है, ठीक है। इसको आप जी वाले चैनल पर देख भी सकते हैं शायद। और जियो स्टूडियोज निर्माता यामी गौतम ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म को। वीर सावरकर की भूमिका रणदीप हुड्डा ने निभाई थी और यहाँ निर्देशक भी थे इसमें। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को का संवर्धन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था कैप्टन मिलर को, तमिल फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशन में अमरन फिल्म या अमरा फिल्म जो तमिल में आई थी, हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सर्वोत्तम निर्देशन के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों को मिला इस साल, ठीक है। तो दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। एक तो ब्रह्म युगम जो फिल्म आई थी मलयालम में, उसका हिंदी डब अवेलेबल है सोनी लिव पर, अच्छी फिल्म है, टाइमलेस देखें। अभिनेता ममूटी जो है उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, लीड एक्टर का पुरस्कार इन्हें मिला है। और चंदू चैंपियन हिंदी फिल्म थी, इसमें कार्तिक आर्यन ने रोल निभाया था, तो उनको मुख्य अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ही मिला है। नॉन फीचर फिल्म में कई भाषाएं होती, लेकिन इसमें हम सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म को ही देखेंगे। भंगार हिंदी और अंग्रेजी में फिल्म आई थी भंगार, सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म।
और 22 भाषा में जो फिल्म अवार्ड की जाती है उसमें सिर्फ हिंदी वाली पूछी जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत रही थी, श्रीकांत। ठीक है, राजकुमार राव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी श्रीकांत की। तो जितने जरूरी हैं वो हमने दे दिए हैं, ये हर बार जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी में से एग्जाम में आ जाता है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, जितने यहाँ पे बताए गए अवार्ड्स वही ध्यान रखिएगा। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत। बुक्स एंड ऑथर में RSS @100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो RSS की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, महीना और साल। इस पुस्तक को लिखा है श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी ने इसको विमोचित किया था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड कैमल डे 22 जून को होता है, योग दिवस के अगले दिन ये वर्ल्ड कैमल डे मनाया जाता है। और GST दिवस 1 जुलाई को होता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है भारत में। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव से 4 जुलाई को होता है, मतलब जुलाई माह के पहले शनिवार को होता है, जो भी डेट हो। ठीक है, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे ये 6 जुलाई को होता है, 2024 से मनाया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रस्ताव पर इसको स्वीकृत किया गया था, 2025 में पहली बार मनाया गया था। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे इस बार थीम थी फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम्स। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को होता है, 10 जुलाई को KH अली कुन्ही और HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है मेजर कार्प फिश की परफॉर्म की गई थी अंगुल ओडिशा में। नेशनल फिश फार्मर्स डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन ये हुआ था आईकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन के द्वारा कलकत्ता सेंटर में। आगे जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, जुलाई 1979 में 89 में बेसिकली 1989 में सबसे पहली बार बनाया गया था, जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 5 बिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन कब पहुंची, 2011 में। ठीक है, 2021 में 7.9 बिलियन ये ऑफिशियल पॉपुलेशन थी लगभग। ठीक है, 8.5 बिलियन 2030 तक हो सकती है और 10.9 बिलियन रहेगी जब हमारी ये 21वीं सदी खत्म होगी। रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर ये थीम थी। वर्ल्ड हॉर्स डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हॉर्स डे, पहली बार लास्ट ईयर मनाया गया था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इस बार थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में ही उत्पन्न हुआ था ये खेल 1500 वर्ष पहले, जो चतुरंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, 1500 वर्ष पहले यहीं पर ये खेल ऑरिजिनेट हुआ था। वर्ल्ड चेस डे। सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफेंस थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, अपोलो 11 मिशन के भाग के रूप में नील आर्मस्ट्रांग ने जब कदम रखा था। ठीक है, तो 20 जुलाई से इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए जो एक पॉपुलर स्कीम चल रही है हमारे यहाँ पर 2023 में आई थी, बजट 2023-24 में अनाउंस हुई थी। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव इकोसिस्टम को भारत में कंजर्व करना, जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है। 11 स्टेट्स और 2 यूटीज इसका कवरेज एरिया है। इसका जो कवरेज है मिस्टी स्कीम का 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पर मैंग्रोव इकोसिस्टम पाया जाता है। 11 स्टेट्स और 2 यूटी जहाँ पर मिस्टी स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। फंडिंग सोर्स इसका आएगा कैंपस से और MG नरेगा सिस्टम से आएगा। मिस्टी स्कीम मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रमोट करने को लेकर फोकस्ड है, कंजर्व करने और रिस्टोर करने को लेकर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। साइंस एंड टेक सेक्शन पे आ जाएंगे तो गगन जो है ये फिर से चर्चा में था। गगन के बारे में बता चुका हूँ कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम, इंडिया का अपना सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम है, जिसको इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका यूज वगैरह अब ये होने लगा है प्रॉपर तरीके से। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन SBAS है, जो GPS को इनहेंस कर सकता है, रियल टाइम करेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे गगन प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशनल है 2015 से, और इंडिया कुछ ही ऐसे देशों में जैसे US, यूरोप और जापान कैटेगरी में जिनके पास अपना ऑपरेशनल SBAS है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी हाल में एक सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच जो है एक कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट पर यूज की थी इन्होंने जून 2026 में, तो ये चर्चा में आया था। भारत का पहला जो है मतलब गगन का इस्तेमाल
लैंडिंग सिस्टम अप्रोच को लेकर एक कॉमर्शियल व्यावसायिक जेट विमान पर किया गया था पहली बार जून 2026 में। तो हम इसको प्रॉपरली आगे भी यूज कर सकते हैं, ये हमको पता चलता है। तो गगन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कई लोग पूछते हैं साइंस टेक में क्या आता है सर, यही सब चीज़ें आती रहती हैं जो भले ही बहुत पहले टेक्नोलॉजी बनी है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी हुआ है, तो अभी वो उसको पूछा जाएगा। भारत में सप्ताह में एक बार ली जा सकने वाली इंसुलिन की खुराक आ गई है। जो लोग भी ऐसी डायबिटीज से पीड़ित हैं जो कि जेनेटिक है, ठीक है, मतलब जिसमें आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इंसुलिन आपको लेना पड़ता है। तो वंस वीकली इंसुलिन डोज वीकली जो है इंडिया में लॉन्च कर दी गई। डेनमार्क की कंपनी है नोवो नॉर्डिस्ट, इन्होंने लॉन्च किया है। नोवो नॉर्डिस्क जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट इसको ले सकते हैं। एक वीकली डोज में 70 यूनिट होते हैं जो करीब 261 रुपये जिसकी कॉस्ट आएगी। भारत इसको अप्रूव करने वाला जो है 7वां देश बन चुका है। देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा भी आ चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को फाइनल अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। डेंगू वायरस के जितने भी वेरिएंट है उसमें सुरक्षा प्रदान इसमें की जाती है। क्यूडेंगा एक जापानीज कंपनी है टाकीडा, उनके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। 40 कंट्रीज में इसको यूज किया जा रहा है। भारत भी अब इसको मंजूरी दे चुका है, अप्रूवल दे चुका है। इंडिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है जिसके लिए आपको डेंगू की जांच कराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन देने के लिए 2 डोज में दी जाती है। आगे है नासा की स्विफ्ट वेधशाला को बचाने के लिए अंतरिक्ष मिशन, नासा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी स्पेस मिशन ये लॉन्च किया गया है। 2004 में स्विफ्ट वेधशाला जो है ये स्थापित की थी नासा ने, उसको खतरा है तो उसको उसके ऑर्बिट को ऊपर करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक जो है ये मिशन भेजा है। मार्शल आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया था। आगे नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, जिसको निडार बोला जा रहा है, निडर कह सकते हैं, ठीक है। निडर चैलेंज किस बारे में है, बेसिकली किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही सेकंड एडिशन निडर का लॉन्च कर रही है। निडर का कुल मिलाकर उद्देश्य है कि भारत ऐसा नेशन बने जो कि ब्रेन ऑफ द ड्रोन जैसे कि इंडिजिनस चिप, एवियोनिक्स और ऑटो पायलट्स पर काम करे। सिर्फ उस पर नहीं कि जैसे ड्रोन के पार्ट्स आ गए उसको असेंबल कर लिया बना दिया, उस पर नहीं, हमको एक कदम आगे जाना है। निडर 1 का उद्देश्य यही था कि ड्रोन असेंबली वगैरह पर फोकस करना, लेकिन अब निडर 2 का उद्देश्य है कि भारत के छात्र ये सीखें कि ड्रोन कैसे बनाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, कैसे ड्रोन का ब्रेन कैसे बनाएंगे, ड्रोन उड़ाने की तकनीकी संबंधी डेवलपमेंट करना, ये उद्देश्य है। इंडिया इंडिजिनस VEGA प्रोसेसर डेवलप करना, भारत को 2030 तक एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो इसीलिए निडर एडिशन 2025-26 से लॉन्च किया गया था, मार्च 2025 में, ठीक है, निडर। आगे है लिगेसी ऑफ स्पेस एंड टाइम योजना, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम प्रोजेक्ट। बेसिकली ये चिली में लॉन्च किया गया था 10 साल के लिए, और ये एक 86 से 84 फीट अबव सी लेवल पर एक कैमरा इन्होंने लगाया है। बेसिकली 3200 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा, अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा ये कह सकते हैं लगाया गया ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये चर्चा में था। तो हमसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, इतना डिटेल ना दे करके पूछेंगे कि भाई किस देश में सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा लगाया गया है ऑब्जर्वेटरी में, तो उसका आंसर हो जाएगा चिली में लगाया गया, चिली देश में। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड करेगा, जो टाइम लैप्स वीडियो नहीं होते, जल्दी जल्दी हर चीज़ पता चल जाती है कि भाई मतलब इतने सालों का वीडियो 10 मिनट में देखिए, तो उस तरीके से ही टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा यूज्ड इन एन ऑब्जर्वेटरी इसको कहा जा रहा है। बैक्टीरिया की नई एक प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम यूनिक दिया गया है ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी, इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो एक इंस्टीट्यूट है नेताजी कॉलेज बुर्दवान यूनिवर्सिटी, उसने इनको खोजा है। इसका नाम रखा गया है ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी। अब जो बैक्टीरियम खोजा गया है इसको कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजिकल एंजाइम्स ऐसे बना सकता है जिससे हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो इसकी खोज ये की गई पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, हुगली नदी से गंगा नदी के जल में ऐसे जीवाणु की खोज की गई है जिसको कहा जा रहा है ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी। ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया गया, काफी चर्चा में था। 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 इसको लॉन्च किया गया था। आपको मैं बता दूं कि हम जैसे कई चीजें पुरानी भूलते जाते हैं, तो निजी तौर पर पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम S था।
उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये भी इसी कंपनी ने बनाया था, स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया था। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, नवंबर में 2022 में। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सब ऑर्बिटल रॉकेट था। अब इसी कंपनी में क्या बना दिया गया है, क्या बनाया है, निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसको लॉन्च भी किया है। इसका नाम विक्रम 1, भारत के अग्रणी अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम 1 रखा गया। विक्रम-S भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास प्राइवेट तौर पर भी ऑर्बिट में जो है ये पेलोड भेजने की क्षमता डेवलप कर ली है। मतलब अमेरिका, चाइना के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिनके पास निजी प्रक्षेपण यान से ऑर्बिट में चीजें भेजी जा सकती हैं। तो ये किसने किया है, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस ने देश का पहला स्वदेशी प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म ये आईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है, और ICMR NIR RCS मुंबई ने। बेसिकली ये कुछ ऐसे टेस्ट करना चाहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज पर। कई बार महिलाओं में डायबिटीज वगैरह डिटेक्ट हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी के समय, जो बाद में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा को लैब जैसा, मतलब ह्यूमन प्लेसेंटा यानी कि जो बच्चा जहाँ पर सर्वाइव करता है यूट्रस के भीतर प्लेसेंटा में, तो जो गर्भनाल बनती है प्लेसेंटा, उसका एक सिस्टम ये पूरा ये मिमिक करना चाहते हैं लेबोरेटरी में, देखने के लिए कि कैसे जो है हार्मोन प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और वेस्ट एलिमिनेशन प्लेसेंटा कैसे करती है। लैब में इसको टेस्ट करने के लिए एक मॉडल इसका बनाया गया है। ठीक है, ये प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म आईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में मैंने बताया था। 1916 से लेकर 2010 तक के 100 वर्षों के सूर्य चित्रों के चुंबकीय सक्रिय क्षेत्रों की पहचान AI टूल का यूज करके किया गया है। क्योंकि कोडाईकनाल में जो ये ऑब्जर्वेटरी में जो ये लिखते थे, मतलब जो बनाते थे सन चार्ट्स, हैंड ड्रॉन होते थे डेली बेसिस पर। सन का ऑब्जर्वेशन 1904 से 2022 तक पूरा रिकॉर्ड किया है कोडाईकनाल में। तो जो है मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करके इसको स्टडी किया गया है। ठीक है, कुल मिला करके जो ये रिकॉर्ड्स हैं, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं, इनको स्टडी किया गया पूरे 100 वर्षों का। किसके द्वारा, दिव्य कीर्ति मिश्रा जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित इंस्टीट्यूट आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी वैज्ञानिक दिव्य कीर्ति मिश्रा ने AI टूल का यूज करके कोडाईकनाल के इन सन चार्ट्स को स्टडी किया है। अब आगे हमको क्या देखने को मिलता है ये बाद में पता चलेगा कि इन कोडाईकनाल के सौर चार्टों से क्या उनका आउटकम निकला है। पदार्थ की नई और दुर्लभ क्वांटम अवस्था फ्रैक्शनल फर्मी C को डेवलप किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक नया और रेयर क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर जिसे फ्रैक्शनल फर्मी C कहा जा रहा है, इसको डेवलप किया गया है। तो बस एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, एक स्ट्रेंज क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर फ्रैक्शनल फर्मी C डिस्कवर किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिफेंस सेक्शन में। पिच ब्लैक अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करता है। इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम्बरली में मतलब जो वहाँ की रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना है उनके ठिकानों पर किया गया था। हर 2 साल में पिच ब्लैक अभ्यास होता है। भारत सहित 19 देश करीब इसमें शामिल हुए थे। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ये भारत का ये डोमेस्टिक अभ्यास था। सदर्न नेवल कमांड कोच्चि केरल में ये हुआ था। कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमांड में किया गया था। एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य कार्यक्रम है, मतलब भारत ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 27 देशों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यहाँ पे सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए। मिसलेनियस सेक्शन में आ जाएंगे तो भारतीय नौसेना का सी किंग MK-42 हेलीकॉप्टर अब डीकमीशन कर दिया गया है। इसको 1971 में शामिल किया गया था। अब ये हेलीकॉप्टर काम का नहीं है, इसको रिटायर कर दिया गया है। ICGS अक्षय को भारतीय तटरक्षक फ्लीट में शामिल कर लिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट में शामिल कर लिया गया ICGS अक्षय को। ICGS अक्षय ये क्या है, फास्ट पेट्रोल वीजल है। फास्ट पेट्रोल वीजल्स पहले भी कई सारे लॉन्च हो चुके हैं जैसे सार्थक वगैरह, तो उन्हीं में ये है फास्ट पेट्रोल वीजल ICGS अक्षय। स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया है। मतलब इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है अपने बेड़े में। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम महेंद्रगिरी रखा गया है, जो ईस्टर्न घाट की चोटी है महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया गया स्टेल्थ फ्रिगेट। INS मालवन को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट है। तो क्या है मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि ये मालवन क्या है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है मालवन, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट।
भारत की पहली भारी स्वदेशी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र, मतलब किसी भी व्हीकल में इसको इंस्टॉल करके मोर्टार छोड़े जा सकते हैं। इसका नाम रखा गया है गरुड़ास्त्र, गरुड़ास्त्र। ठीक है, ये 12 राउंड फायर कर सकता है 60 सेकंड में। 2 लोग इसको चला सकते हैं किसी व्हीकल पर इंस्टॉल करके। आगे है स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM का, जिसका नाम कुशा रखा गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में छोड़ी जाने वाली मिसाइल कुशा को यहाँ पे टेस्ट किया गया है ओडिशा से। भारत की पहला ट्राई सर्विसेज महिला नौकायान जो ये अभियान है, समुद्र प्रदक्षिण है, ये पूरा हो चुका है। मुंबई महाराष्ट्र में ये जो है खत्म हुआ। जो नौकायान का प्रयोग इसमें किया गया था उसका नाम त्रिवेणी है, ध्यान रखिएगा। समुद्र प्रदक्षिणा इंदिरा की ट्राई सर्विसेज ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन 314 दिनों की यात्रा पूरी करके, 4 महासागरों की यात्रा पूरी करके ये इंडियन आर्मी सेलिंग विजल त्रिवेणी में वापस आ गए। हमारे जितने भी लोग गए थे सभी सुरक्षित। मुंबई से इसको लॉन्च किया गया था 11 सितंबर 2025 में। गेटवे ऑफ इंडिया में वापसी करता है दल 22 जुलाई 2026 में। कहाँ किस में गए थे? त्रिवेणी में। भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र चर्चा में था। भार्गवास्त्र इज बेसिकली इंडियाज इंडिजिनस लो कॉस्ट मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। दुश्मन के ड्रोनों को काउंटर करने के लिए जो सिस्टम बनाया है वो है भार्गवास्त्र। बेसिकली जो एनिमी ड्रॉन स्वॉर्म आएगा, यानी कि जो ड्रोन हमला होगा उसमें उनको, उन आने वाले ड्रोनों को जो है 10 सेकंड में 64 माइक्रो मिसाइल छोड़ करके दुश्मन ड्रोनों को नष्ट किया जा सकता है भार्गवास्त्र से। रडार और एडवांस सेंसर ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि 10 किलोमीटर की रेंज से ही जो है डिटेक्ट कर लेगा बड़े ड्रोनों को, छोटे ड्रोनों को 6 किलोमीटर पास जैसे ही ड्रोन आएगा उसे डिटेक्ट करके किल कर सकता है। तो डेजर्ट वाले इलाके में, माउंटेनस टेराइन में 5000 मीटर ऊपर इसको इंस्टॉल करके दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट किया जा सकता है। इसका नाम है भार्गवास्त्र। ऑपरेशन जल राहत, ये जो है भारतीय सेना ने कंडक्ट किया था। ये एक कह सकते हैं फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है। असम फ्लड्स में जो है डिजास्टर रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी ने की थी असम में। इसका नाम रखा गया था जल राहत। ऑबिचरी सेक्शन में तीजन बाई छत्तीसगढ़ की लोक गायिका, ये नहीं रही। ये किस जो कह सकते हैं विधा में मास्टर थी? पंडवानी शैली में। पारंपरिक प्रदर्शन कला शैली पंडवानी की प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव थी, ये नहीं रही। इनको 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंडवानी की तीजन बाई ये नहीं रही। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज सुलिया, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक से, मैकेनिकल इंजीनियर जिनको ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये नहीं रहे। काफी दुर्गम स्थानों पर ब्रिज बनाने के लिए जाने जाते हैं थे। एस जानकी, ये पार्श्व गायिका दक्षिण की कोकिला नाम से जानी जाती थी, ये नहीं रही। केसरी चंद मालू, राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योगपति और वीणा म्यूजिक के संस्थापक, ये नहीं रहे। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। आरएस एग्जाम जो इस साल है उसके लिए बहुत जरूरी है, सवाल है। आरएस के लिए आप लगभग कंफर्म मानिए कि ये आएगा ही आएगा, बाकी लोग इसको छोड़ सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट जो है, इसमें बेसिकली हर नवजात शिशु को एक जन्म पंजीकरण संख्या या उनकी आभा आईडी से एक यूनिक आईडी से जोड़ा जाएगा। इसे यूनिक आईडी नवजात बच्चों को इसलिए दी जाएगी जिससे 18 वर्ष के होने तक उनका टोटल हेल्थ का कंडीशन, न्यूट्रिशन का, एजुकेशन को ट्रैक किया जा सके, प्रेगनेंसी से लेकर तब तक वो बच्चे 18 साल के ना हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि पीएम केयर्स के बारे में, तो नहीं है, ये दूसरा ही कुछ प्रोजेक्ट है। इसमें जन्म लेने वाले बच्चों की आभा आईडी या फिर जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे एक यूनिक आईडी को लिंक कर देंगे। उसी यूनिक आईडी से बार बार ट्रैक किया जाएगा कि उनका इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं, टीकाकरण हुआ कि नहीं, कब उन्होंने किसी स्कूल में दाखिला लिया, ये सब पता चलता रहेगा 18 साल की आयु तक। प्रगति नेशनल इनिशिएटिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्रगति लॉन्च किया गया है। युवाओं को कृषि उद्यमी बनाकर के 20 लाख किसानों को तकनीक और बाजार से जोड़ना इसका उद्देश्य है मोटे तौर पर। इसमें जो है 20,000 युवाओं को लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम के युवा किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली 2 मिलियन फार्मर्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ना उद्देश्य है। ठीक है, 20,000 रूरल यूथ किसानों को इन स्टेट से चुना जाएगा। पहले भव्य रसायन योजना, इसमें तहत 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क भारत बनाना चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्कीम है।
30 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्च के लिए 3000 करोड़ रुपए इसकी स्कीम में लगाए जाएंगे 5 साल के लिए 2026-27 से 30-31 तक। भारत के केमिकल सेक्टर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। 3 ऐसे पार्क बनाने हैं। हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार देगी, लेकिन जब संबंधित राज्य भी कम से कम 500 करोड़ रुपए योगदान करेगा तब ये आगे बढ़ेगा। 3 ऐसे डेडिकेटेड केमिकल पार्क भारत में डेवलप करने हैं प्लग एंड प्ले मॉडल पर। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रूव किया है। ठीक है, इसमें भी उद्देश्य है कि भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन को अगले 5 वर्ष तक बूस्ट करना है, जिसके लिए सब्सिडाइज किया जाएगा। कंपोनेंट असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़ा 1.5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन इसमें शामिल है। भारतीय ब्रांड बनाने के लिए, उत्पाद के लिए, डिजाइनिंग के लिए, R&D के लिए जो एलिजिबल जो कह सकते हैं सेल है 3% की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि इसमें मिलेगी। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, और भारत जो है मोबाइल फोन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड ये भारत ही है। इंडिया इज करेंटली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये मैन्युफैक्चरिंग से टारगेटेड यहाँ पर जो शब्द है वो है असेंबली। असेंबली यहाँ पे ज़्यादा होती है, R&D वाला काम नहीं होता, पता होना चाहिए। मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। जो उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन चलता है, उसी के एक सब स्कीम के रूप में इसको चलाया जा रहा है। मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य है जो छोटे ऐसे डेयरी चलाने वाले किसान, मतलब जो ऐसे गौपालक जो एक छोटी डेयरी यूनिट डेवलप करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना है। एक ऐसी डेयरी यूनिट जिसमें 10 कम से कम गायें हों, साहिवाल, गिर, थारपारकर ब्रीड्स यानी इंडिजिनस ब्रीड्स की हों, विदेशी ना हो। तो 50% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा, या फिर 23.60 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। एक मतलब 11,80,000 जो है 2 फेजेस में सरकार वहन करेगी इसमें खर्चा। 25% जो है फर्स्ट फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, और 25% जो मतलब 25% सरकार देगी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जब तबेला वगैरह ये चट्टा है वो खुल जाएगा, और 25% देगी जब गाय वगैरह खरीद लेगा किसान। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे डेयरी यूनिट्स है वो सरकार प्रदेश में यह लागू करना चाहती है, मतलब बनवाना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है। तो सरकार ने माना है कि इसमें 23,60,000 रुपए खर्चा आएगा 10 गाय की एक डेयरी खोलने में। उसमें 11,80,000 सरकार 2 किस्तों में देगी। मतलब पहले जब मतलब जो है डेयरी यूनिट खरीद लिया जाएगा, जगह वगैरह खरीद ली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तब आधे पैसे मिलेंगे, और आधे पैसे गाय खरीदने के बाद। आगे है प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार की इनिशिएटिव यूपी करेंट अफेयर में डिस्कस किया था। हिंदुजा ग्रुप की टेलीकॉम शाखा वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा इसको समर्थित किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या? प्रोजेक्ट गंगा कोई नदी सफाई या नदी संवर्धन संबंधित नहीं है। राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों को, 8,000 न्याय पंचायतों को, 20 लाख ग्रामीण घरों को बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ना इनका उद्देश्य है। लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी प्रमोट करना है, और इनका उद्देश्य है कि स्किल डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए। जो ग्राम पंचायतें हैं वो ब्रॉडबैंड से जुड़ी हो। गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस जो है ये 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराई जाएगी 57,000 ग्राम पंचायतों में, 8,000 न्याय पंचायतों में उत्तर प्रदेश में। अभी 21 डिस्ट्रिक्ट को इसमें टारगेट किया गया जहां पर कनेक्टिविटी काफी कम है। गंगा का मतलब है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। तो गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड ये इन ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं अच्छी पहुंची है। ठीक है, यूपी किसान कर्ज माफी योजना ये थोड़ा चर्चा में आती है, तो हम बता दें 2017 में शुरू की गई थी। इसको किसान ऋण मोचन योजना के तहत 2026 में फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ किया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, यानी कि आपके पास भूमि जो है जो लगभग 5 एकड़ जो है, पूरी नहीं होती 5 एकड़, 2 हेक्टेयर होती, 2 हेक्टेयर तक जिनकी भूमि है, 5 हेक्टेयर से थोड़ा कम तो साइज होता है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी किसान है, उसका आउटस्टैंडिंग लोन अगर किसी कमर्शियल बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में, RRB में 1 लाख रुपए तक का, तो वो माफ किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना। तो पशुओं का बीमा बेसिकली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। 85% जो प्रीमियम देना है वो राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब इसमें भी 51% प्रीमियम सरकार मतलब जो है केंद्र सरकार देगी।
राज्य सरकार 34% का योगदान करेगी और शेष राशि किसान वहन करेगा, यानी कि 15% का खाली प्रीमियम देना है और उसका पशु इंश्योर हो जाएगा। और अगर पशु स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो बीमित राशि का 75% क्लेम कर सकता है किसान। और इसमें ये नियम बनाया गया कि बीमा कंपनी क्लेम फाइल होने के एक महीने के भीतर या तो भुगतान करेगी या तो क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया पूरा जो है नियम बताएगी, रिपोर्ट बताएगी। तो कोई भी पशु भारत मतलब जो उत्तर प्रदेश के किसान का कोई पशु महामारी कारण, प्राकृतिक आपदा कारण, दुर्घटना कारण अनुपयोगी हो जाता है या मर जाता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से किसान कर सकता है। तो यही है सीएम रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना। और खासकर जो ये डेयरी यूनिट जैसे हमने ऊपर वाली बात बताई थी, मिनी नंदनी कृषक योजना जो है, मतलब उसके तहत जो गाय वगैरह खरीदी जाएंगी उनको खास करके इसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना जैसे हमने आपको बताया, इसको गुरु दक्षिणा योजना भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना, गुरु दक्षिणा योजना। तो उत्तर प्रदेश के करीब 15 लाख शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ को इस योजना का फायदा मिलेगा। 10,000 रुपए से अधिक जो भी सैलरी पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा कर्मी शिक्षक हैं या फिर जो कर्मी हैं, 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, शिक्षकों को और उनके परिवारों को। तो ये याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना। निःशुल्क बोरिंग योजना वैसे तो 1985 से चल रही है, 2026 में इसको रिवाइव किया गया है स्कीम को, इसमें ऑपरेशनलाइज दोबारा से किया गया है। 5 HP तक के पंप सेट के साथ जो है अगर मतलब किसान खेत में जो है अपना इरिगेशन नहीं कर पा रहा है तो बोरिंग करा सकता है, बोरवेल खुदवा करके 5 HP तक का मोटर लगवाने तक का सब्सिडी सरकार इसमें देगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि 5 HP तक का सेट और बोरिंग लगवाने में जो कीमत है वो 10,000 सरकार ने आकी 10,000 रुपये किसान को अपने खेत में बोरिंग कराने के लिए मिलेंगे। निःशुल्क बोरवेल लगवाने की योजना ये है। आगे है विशाल वृक्षारोपण अभियान, महावृक्षारोपण अभियान। महावृक्षारोपण 2026 के तहत उत्तर प्रदेश ने एटलीस्ट क्लेम किया है कि एक दिन में 35 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश ने लगा लिए हैं। ठीक है, 27 भागों ने साथ मिलकर काम किया था। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2030 तक हरित आवरण यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ा करके 15% करना है। प्रेजेंट में कितना, जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। और ये एग्जाम में जो पूछ सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन या पोर्टल का यूज जो किया जाता है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में, उसका नाम हरितिमा है। मतलब हरितिमा ऐप के थ्रू उत्तर प्रदेश में लगाए गए पौधे की या वृक्ष की फोटो अपलोड की जाती है, जियो टैगिंग की जाती है उसमें कि भाई ये पेड़ लगाया गया। तो इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियानों की जियो टैगिंग और निगरानी के लिए जो पोर्टल और एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है हरितिमा। हरितिमा नाम ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। लिंक एक्सप्रेसवे के पास नीम, पीपल और बरगद का त्रिवेणी वृक्ष लगाए थे और गोरखपुर की तरफ वो जा रहे थे तब उन्होंने मौलश्री का एक पौधा लगाया था। ये 35 करोड़ या 350 मिलियन सैपलिंग का टारगेट, ये ध्यान रखिएगा। महावृक्षारोपण अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लेम किया है कि उन्होंने जो है 35 करोड़ का डेटा पार कर लिया था। आगे यूपी खेत सुरक्षा योजना मूल रूप से जुलाई 2023 में शुरू की गई थी। इसको फिर से 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आवारा पशुओं, नीलगाय, जंगली सूरों से जो फसलों को खतरा होता है, किसान की फसलों, खासकर बुंदेलखंड जैसे रीजन में जहाँ पर अन्ना प्रथा है, जो पशु छोड़ दिए जाते हैं दूसरे खेतों में चरने के लिए, काफी लड़ाई झगड़ा भी इस वजह से कई बार होता है। तो उसके लिए 60% सब्सिडी फार्मर को मिलेगी सरकार की तरफ से सोलर फेंसिंग लगवाने के लिए। सोलर फेंसिंग जो लगाई जाती है जिससे जानवर वगैरह पास में ना आए, कई बार सायरन वगैरह भी लगवाए जाते हैं। तो जो है 1.4 लाख पर हेक्टेयर यहाँ पर जो है इनको मिलेगी सब्सिडी। 1 हेक्टेयर के लिए सोलर फेंस लगाने के लिए सरकार यहाँ पर देगी मैक्सिमम कितने, 1.43 लाख रुपए, 1,43,000 रुपए। ठीक है, ये यहाँ पे यूपी खेत सुरक्षा योजना में। अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने ये शुरू की थी। इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा विपणन को प्रमोट करना, जो स्थानीय उत्पाद जो बनाते हैं उसको बेचने में मदद करना उद्देश्य है। अटल आजीविका हाट समृद्धि या अटल आजीविका समृद्धि हाट छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। हीट स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार और एनडीएम ने शुरू किया है। जर्मनी
जेड इंडिया जर्मनी की पहल है। इसका उद्देश्य है स्कूलों को ठंडा रखना, प्रोटेक्ट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड हीट वेव्स। गर्मी के मौसम में जो कई बार स्कूल की इमारतें काफ़ी गर्म रहती हैं, उसको थोड़ा ठंडा करने का उद्देश्य क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे कूलिंग मेजर्स लेने जिससे हमारे छात्र जब मई जून में स्कूल वगैरह आते हैं, वैसे तो गर्मी छुट्टी हो जाती है लेकिन अप्रैल से ही भीषण गर्मी दिल्ली जैसे रीजन्स में पड़ने लगती है, तो उसका उद्देश्य है स्कूल वगैरह की बिल्डिंग्स को किसी तरीके से ठंडा करना। यहाँ पे शुरू भी कर दिया गया दिल्ली में शालीमार बाग के स्कूल में। डिजिटल स्क्वायर इनिशिएटिव केरलम की है। इसका उद्देश्य निम्न और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को परिवर्तित करना इनका उद्देश्य है, डिजिटल स्क्वायर इनिशिएटिव। बस इतना ध्यान रखिएगा, डिजिटल स्क्वायर इनिशिएटिव की स्टेट की पहले केरल की। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डेब्यू करने वाले बन गए वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, 15 साल की एज में जो है T20 मैच में खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि वो मैच भारत हार गया था, इन्होंने भी कुछ खास रन नहीं बनाए, लेकिन एटलीस्ट इनका डेब्यू हुआ था 15 साल 99 दिन की आयु में। और सचिन तेंदुलकर का जो बहुत पुराना रिकॉर्ड था वो फाइनली टूट गया है। 16 साल 205 दिन में सचिन ने डेब्यू किया था वनडे में, एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने T20 में किया, वैभव सूर्यवंशी ने। आगे बढ़ते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बने वैभव सूर्यवंशी। 19 बॉल पे 50 रन इन्होंने बनाए थे। और जिब्राल्टर के लुइस ब्रूस के नाम अब तक रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने कोई इंटरनेशनल 50 लगाई, वैभव सूर्यवंशी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था। 12 टीमें इसमें शामिल हुई थी। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता इंग्लैंड। बस ध्यान रखना है। इंडिया इंग्लैंड का महिला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हुआ था। इसमें इंडिया जीत गया था और इंग्लैंड यहाँ पे हार गया था। यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में शतक बनाया था और महिला टेस्ट क्रिकेट में जो है लॉर्ड्स में महिला टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थी यास्तिका भाटिया। अब आप सोचेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट मैच ये क्यों है। वुमेन्स वाले मैच कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यूकेपीएससी जो इस साल होना है, मुझे लगता है इसमें जरूर पूछेंगे, उसमें इस तरीके का स्पोर्ट्स करंट अफेयर पसंद होता है। बीपीएससी में भी आ सकता है। टेनिस की बात करें तो विंबलडन 139वां एडिशन था। विनर रहे जेनिक सिनर इटली से और उपविजेता रनर अप रहे जर्मनी से अलेक्जेंडर ज़ुरेव। महिला एकल यानी विमेन सिंगल में विजेता लिंडा नोस्कोवा रही थी चेक रिपब्लिक की, और अपने ही देश की कह सकते हैं कैरोलिना मुशोवा को इन्होंने हराया था। कैरोलिना मुशोवा भी चेक रिपब्लिक से और लिंडा नोस्कोवा भी चेक रिपब्लिक से। लिंडा जीती थी और कैरोलिना मुशोवा यहाँ पे रनर अप रही थी। फुटबॉल की बात करें तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पुरुषों वाला हुआ। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। कनाडा का शुभंकर मेपल था, मेक्सिको का जायू जैगुआर और अमेरिका का था बॉल्डीगल क्लच। 48 टीमें इस बार खेली थी। पहली बार 32 थे, 48 टीमें इसमें शामिल हुई थी। 104 मैच हुए थे और फाइनल मुकाबला हुआ था मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में। स्पेन यहाँ पे विनर रहा था। अर्जेंटीना को 16 वर्षों बाद अपना दूसरा खिताब, मतलब अर्जेंटीना को हरा करके 16 वर्ष बाद अपना दूसरा खिताब जीता। 2010 में लास्ट टाइम स्पेन ने ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पुरुषों वाला जीता था। रनर अप यहाँ पर अर्जेंटीना रहा। तृतीय स्थान पर कौन रहा? इंग्लैंड, फ्रांस को रहा था। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री रहे थे स्पेन से। गोल्डन बूट यहाँ पर किलियन एम्बापे को मिला था जो फ्रांस से प्लेयर हैं। 10 गोल इन्होंने किए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ये सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं क्योंकि एग्जाम में सब काफ़ी पूछते हैं फीफा से। पहली बार मेडल्स के साथ साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी गई थी फुटबॉल प्लेयर्स को। फुटबॉल मैच के दौरान सुपर बाउल की तर्ज पर फीफा विश्व कप इतिहास का पहला आधिकारिक हाफ टाइम शो आयोजित किया गया था। कनेक्टेड बॉल टेक्निक का यूज़ किया गया था। स्पेन पुरुष और महिला फीफा विश्व कप दोनों खिताब एक साथ जीतने वाला पहला देश ये बना था। तो इस बार का विनर रहा स्पेन, रनर अप रहा अर्जेंटीना। बाकी ये रिकॉर्ड्स एक बार पढ़ लीजिएगा, फीफा वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में। शतरंज के बारे में बात करें तो आसियान ई स्पोर्ट्स हुए थे और इसमें प्रथम स्थान पर थे मैग्नस कार्लसन, सेकंड पर एंड्री एस्केम्पो और थर्ड पर ली क्वांग लिम। भारत की तरफ से कोई नहीं जीता था इसमें। एथलेटिक्स के बारे में बात करें तो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स हुई थी। इसमें एक रिकॉर्ड बना था, बस वही जरूरी है। केरल की लंबी कूद एथलीट एनसी सोजान ने
महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में 6.88 मीटर की छलांग लगाई थी, जो अपने आप में एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। 22 साल तक इस रिकॉर्ड को होल्ड किया हुआ था भारत की एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने। उनका रिकॉर्ड ये अंशी सोजन ने तोड़ दिया है। तो बस यही जरूरी है, ऐसे भी कई बार चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं। लॉन्ग जंप पर एनसी सोजन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? अंजू बॉबी जॉर्ज का, लॉन्ग जंप में। एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप हुआ था, इसमें भारत को ब्रॉन्ज मिला था। इसमें ब्रॉन्ज गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ये ऑस्ट्रेलिया में इस बार हुआ था। इंडिया ने कुल मिलाकर के 5 मेडल जीते, इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। भारत के जो पदक विजेता है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। बिहार से पदक विजेता मौसम कुमार गिरी थे, कंपाउंड कंप्यूटिंग में। तो ये ग्लोबल स्किल्स वाले ये 5 मेडल देख लीजिएगा आप लोग। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी कनाडा में। इसमें अनाहत सिंह जीती थी और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वैश प्लेयर बनी थी। इन्होंने रुकैया सलीम को हराया था, जो कि इजिप्ट से हैं। अनाहत सिंह फर्स्ट इंडियन स्क्वैश प्लेयर टू बिकम जूनियर वर्ल्ड चैंपियन। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, इसमें लखपति दीदी डैशबोर्ड और शी लीव्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। इसकी थीम थी विकसित ग्राम विकसित भारत। लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में इस बार आरओ में पूछा था कि लखपति दीदी इनिशिएटिव का टारगेट क्या है। लखपति दीदी इनिशिएटिव का टारगेट है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को क्रिएट करना लखपति दीदी के रूप में, क्योंकि लखपति दीदी का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि एक ऐसी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा रहे, वो लखपति दीदी होगी, और एवरेज जो है मंथली इनकम 10,000 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव के तहत शुरुआत में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया था। फिर देखा गया कि तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, फिर इसको बढ़ा दिया गया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया था मार्च 2027 तक। कह रहे हैं कि ये भी अचीव हो चुका है। तो अब 2030 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लखपति दीदी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2023 में। नेशनल वर्कशॉप ऑन टाइगर रिहैबिलिटेशन, ये अलवर राजस्थान में हुआ था। एनटीसीए पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राजस्थान सरकार के सहयोग से बाघों के पुनर्वास के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया था अलवर राजस्थान में। बस ये ध्यान रखना है आपको। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, तो कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएंगे। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता में स्पेस एजेंसीज हेड ऑफ स्पेस एजेंसीज की मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। ब्रिक्स मेंबर के जितने भी स्पेस रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यहाँ पे आए थे। एससीओ विमेन्स फोरम ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। एससीओ विमेन्स फोरम 2026 बिश्केक किर्गिस्तान में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन पर प्रथम वैश्विक संवाद ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल गवर्नेंस 2026 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस 2026 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन ये हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। एंथनी एल्बनीज जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके साथ वार्ता हुई थी। इसमें कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है सीका जिसको कहा जा रहा है, उसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसमें कई सारे एग्रीमेंट हुए थे, उनमें जरूरी वाले हम देख लेते हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में आजकल आने लग रहा है। इस समिट में फाइनलाइज किया गया था एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और जो है इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में डिप्लॉय किए जाएंगे 2028-29 से। PACTS पैट्स यानी पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स, इसको लेकर एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग ये सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग ये सेटअप किया जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के भुवनेश्वर में, ठीक है। और स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल जो है ये बनाया जाएगा कोको स्कीलिंग आइलैंड में गगनयान मिशन के को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए थे इस मंथ, ध्यान रखिएगा। फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है वो अपना ये कैंपस यहाँ पे खोलना चाहते हैं। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलना चाहती है गुरुग्राम में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस गुरुग्राम में और फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में। 15वां ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन ये हुआ था हैदराबाद में। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक न्यू दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता जाहिर सी बात है भारत कहने से करेंगे। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की हुई थी चंडीगढ़ में, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की का 16वां सम्मेलन ये हुआ था। इसमें सुमन रोड मैप 2030 अनाउंस किया गया था। इसका उद्देश्य 2030 तक मात्र और नवजात स्वास्थ्य से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति में तेजी लाना। जैसे एमएमआर का टारगेट है कि 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम यहाँ पे एमएमआर होना चाहिए, और आईएमआर और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करना इसका उद्देश्य है। 13 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के 130 जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो सुमन रोड मैप के तहत 13 जो राज्य चुने गए उनमें कौन कौन से हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आईएमआर, एमएमआर इन सबको कम करना है। आगे यूनेस्को विश्व विरासत समिति का 48वां सत्र ये था बुसान, कोरिया में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अब एक और यूनेस्को कह सकते हैं समर्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। यूनेस्को रजिस्टर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में हो गई 45, क्योंकि सारनाथ इसमें जुड़ चुका है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में जुड़ चुका है। सारनाथ की जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब हो गई हैं 4। ठीक है, सारनाथ जो है अब ये एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट जो है वाराणसी में, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो सारनाथ में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक का पिलर और कुछ विहार और जो मंदिर हैं उनके अवशेष वगैरह, भग्नावशेष, ये सब हमको मिलते हैं। तो ये सब अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हो गया ऑफिशियली। भारत में यूनेस्को की हेरिटेज साइट हो गई है 45 और उत्तर प्रदेश में हो गई हैं 4। ठीक है, इटली जो है ये बन गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल, क्योंकि इसमें 61 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को रजिस्टर्ड साइट्स जो हैं ये इटली में है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल भी कहा जा रहा है। सी फूड एक्सपो ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, एपिडा के सहयोग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक ये गुवाहाटी में हुई थी, असम में। ब्रिक्स महिला स्तरीय बैठक ये हुई थी कोच्चि केरलाम में। कोच्चि केरलाम में इसको किसने हेड किया था? अन्नपूर्णा देवी, हमारी केंद्रीय मंत्री ने। माई भारत भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन, वॉलंटियर सम्मेलन, ये लखनऊ में हुआ था। 1500 से अधिक माई भारत युवा वॉलंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में कुछ यहाँ पे अवार्ड्स भी दिए गए थे। ठीक है, नेशन फर्स्ट चैलेंज में टॉप 5 विनर ये चुने गए थे। अभिषेक रामदास महाराष्ट्र से, टी रमेश तेलंगाना से, नाम रेड्डी, ऋत्विक रेड्डी तेलंगाना से, और स्वामी वेंकट लोकेश आंध्र प्रदेश से, और कृष्णानंद जायसवाल उत्तर प्रदेश से। ये टॉप 5 विनर ही चुने गए थे नेशन फर्स्ट चैलेंज में। नाटो शिखर सम्मेलन ये अंकारा में हुआ था, तुर्की में। इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव मार्क रूट ने की थी, और इसका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से यूक्रेन को जो है बूस्ट किया जाए। समिट में 32 मेंबर स्टेट्स ने जो यही कहा कि 70 बिलियन यूरो का मिलिट्री ट्रेड पैकेज ये यूक्रेन को मिलेगा ओरिजिनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट समिट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। इससे पहले ये नाटो पार्लियामेंट्री असेंबली इस्तांबुल में हुई थी जून मंथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंडोनेशिया यात्रा, इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक रजिस्टर्ड मंदिर है परमानंद मंदिर, यहाँ की यात्रा पीएम मोदी जी ने की थी। इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य का उद्घाटन पीएम जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर इंडोनेशिया का प्रम्बानंद मंदिर, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं इंडोनेशिया में, याद रख सकते हैं। आगे अच्छा, इनके बारे में ध्यान रखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूजीलैंड की यात्रा भी की थी। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 रोड मैप को जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें कई सारे भारत ने पैक्ट्स किए हैं। सब्सटेंशियल वाली चीज़ें आगे डेवलपमेंट में बताएंगे। 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा किसी प्रधानमंत्री ने की थी। अंबुबाची मेला असम के बारे में बात करें, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया था, वहीं पर होता है। मान्यता के अनुसार देवी सती का योनि भाग यहाँ पे गिरा था, उसी पूजा यहाँ पे की जाती है गुवाहाटी में। खीर भवानी मेला ये गांदरबल कश्मीर में होता है। कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक खीर भवानी मेला। रागन्या मंदिर
में रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, गंदारबाल डिस्ट्रिक्ट में। हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख में होता है। बौद्ध गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में इसको मनाते हैं हम लोग, ठीक है। जुलाई मंथ में पड़ता है, जून या जुलाई में हेमिस फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, तेलंगाना का। महाकाली उनके विभिन्न रूपों की पूजा इसमें की जाती है बोनालू में। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में शांति सूचकांक ये आ जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें आइसलैंड टॉप पर है, न्यूजीलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर है। भारत को स्थान कौन सा मिला है इसमें? 127वां, 127 इंडिया की रैंक है इसमें पीस इंडेक्स में। पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127, 127वीं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आता है, 120 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत की रैंक इसमें थी 70वीं और 54.9 का स्कोर भारत को मिला था। टॉप पर था स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर। आगे हम लोग बढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की तरफ से 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 99वां था, ध्यान रखिएगा। और इस बार की रिपोर्ट में भारत का स्थान है 94वां। तो भारत ने इसमें अपनी स्थान इंप्रूव किया है। भारत का स्कोर आया है 68.3, इंडिया का स्कोर आया 68.3 और इंडिया की रैंक है 94। 169 देशों में भारत की रैंक है 94। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या IMF जारी करता है, पता होना चाहिए। विश्व के सबसे खुशहाल शहरों की रिपोर्ट आई थी टाइम आउट के द्वारा। इसमें भारत के जयपुर को भी शामिल किया गया था। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर जयपुर। RS में जरूर पूछ सकते हैं ये, ठीक है। सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जयपुर 6th पे। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग आई थी कि एयर पावर वायुसेना किसकी सबसे ज्यादा मजबूत है, तो इसमें संयुक्त राज्य वायुसेना मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्सेस को टॉप पे रखा गया था, फिर US की नेवी को, फिर रशियन एयर को, फिर US आर्मी को और इंडियन एयर फोर्सेस को रखा गया था यहाँ पे 6th पे। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडियन एयर फोर्सेस को रखा गया था यहाँ पे 6th पे, 6th पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड द ब्रेकिंग पॉइंट रिपोर्ट आई थी UN वुमेन के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 52 संकटग्रस्त देशों में जो है क्राइसिस हिट कंट्रीज में महिलाओं को दिए जाने वाली जो असिस्टेंस हैं वो वाइडली इफेक्ट हुई हैं। ग्लोबल फंडिंग कट्स की वजह से महिलाओं को जो सुरक्षा सहायता मिलती है उसमें काफ़ी कमी आई है, ये UN वुमेन ने कंसर्न इसमें जताया है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसका बेस ईयर पूछा जा सकता है 2024-25 है। ये फर्स्ट जो है सर्विस सेक्टर के सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस के लिए आया है। इसमें 19 सर्विस सब सेक्टर्स को शामिल किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ये जो है जारी किया गया है, इसमें 19 सब सेक्टर शामिल हैं और इसका बेस ईयर 2024-25। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये बहुत जरूरी है, इसको स्टार मार्क करिए क्योंकि ये आना ही आना है। आपके सभी जितने भी एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं स्टेट PCS के साल, उसके लिए जरूरी है। वनडे एग्जाम्स में भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी इंडेक्स है। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वाकई जरूरी है ये। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ये पहला एडिशन आया है। सभी 28 राज्यों और 8 UTs को शामिल किया गया है इसमें कि कौन कौन से स्टेट और UT कितने यहाँ पे कैपेबल हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस के मामले में। तो इसमें 8 इंडिकेटर्स, बेसिकली 8 की पिलर्स का यूज़ किया गया, जिसमें 84 इंडिकेटर शामिल है। ये 8 स्तंभ कौन कौन से? बिजनेस इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी की स्टेट की UT की कैसी है, रेगुलेटरी ईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल साउंडनेस और एनवायरमेंटल रिजाइलेंस, ठीक है। तो इसमें स्कोर कैसे दिया गया है? टॉप परफॉर्मेंस स्टेट उनको जिनके पॉइंट्स 50 से ऊपर है 100 में, लीडिंग स्टेट जिनके 45 से 50 अंक के बीच है, इमर्जिंग परफॉर्मेंस जिनका जो स्कोर जो है मतलब 40 है या 40 से ज़्यादा है, 45 के बीच है, और एस्पिरेशनल स्टेट जिनका स्कोर 100 में 40 से कम है। तो इसमें स्टेट्स को वैसे रैंक इसमें दिया गया है, मतलब कैटेगरी वाइज लार्ज स्टेट वैसे है ना, हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओवरऑल अगर इंडेक्स में देखें 36 राज्यों और UTs की रैंकिंग में टॉप पर गुजरात है, इसमें टॉप पर गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र को रखा है, थर्ड पर तमिलनाडु को रखा है, फोर्थ पर गोवा को रखा है, फिफ्थ पर ओडिशा को, 10 पर राजस्थान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ओवरऑल 36 मतलब कह सकते हैं स्टेट्स UTs में 45 पॉइंट के साथ जो है उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश है 19वें स्थान पर, ठीक है, 19वें स्थान पर, बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, ध्यान रखिएगा। आगे
टॉप 3 जो स्टेट्स इन हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैटेगरी, इसमें टॉप पर उत्तराखंड है, 47.5 इनका स्कोर है, फिर असम, फिर हिमाचल प्रदेश। यूटीज और कह सकते हैं सिटी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी में गोवा टॉप पर है, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़। स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल, इसमें नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई थी किस तरीके से आयुर्वेद का संवर्धन हम लोग करें जिससे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले। अशोक कुमार लाहिरी ने इसको रिलीज किया था रिपोर्ट को। ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेद को ग्लोबल रिलायबल एक्सेसिबल मेडिसिन सिस्टम के रूप में साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रेजेंट करना है, जिससे आयुर्वेदिक इलाज कराने दूर दूर से लोग भारत आएँ। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, डिसमिनेशन, रेगुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा। वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स जैसे बौद्धिक संपदा वगैरह पर कैसे स्टेट्स इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीज इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है, जापान है, जर्मनी, लार्ज इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट्स, और जबकि इंडिया, जापान और फिलीपींस जैसे देशों ने इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में फास्ट ग्रोथ दर्ज की। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आ चुका है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको जारी किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। एक तो ये बात हो गई, और इसका रिपोर्ट का जो टाइटल है ये भी कई बार पूछते हैं, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स, ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर क्लाइमेट हजार्ड्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बढ़ जाती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 की इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और कुछ आंकड़े जो बताए गए हैं उसको आप देखिए कि 109 देशों में 6.3 बिलियन पीपल रहते हैं, उसमें 1.1 बिलियन यानी करीब 18.3% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो बहुआयामी रूप से निर्धन लोग किस रीजन्स में रहते हैं? सब सहारन अफ्रीकन रीजन में और साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रहते हैं, उसमें भी बच्चों की संख्या आधी से ज्यादा है। इंडिया ने जो है करीब 414 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले कुछ समय में। इंडिया की जो वैल्यू आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू, वो 0.069 आई है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के परसेंटेज के आधार पर देखें 2005-06 में, यानी 20 साल पहले 55.1 लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, अब 16.4 लोग ही 2019-21 तक के आंकड़ों तक मल्टी डायमेंशनली पुअर भारत में बचे हैं। द फर्स्ट यूएन साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इसमें कहा गया कि एआई को लेकर जो आगे जोखिम या जो खतरे हो सकते हैं उसी का यहाँ पे इन्होंने बात की है। ठीक है, तो बात इन्होंने की है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स की, जैसे कि जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इनइक्वालिटी, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, इम्पैक्ट्स ऑन लेबर एंड कैपिटल एंड एक्टिविज्म। मतलब ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पर एआई को ध्यान देने की जरूरत है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल इनइक्वालिटी की बात करें, जैसे कहा गया कि 7000 भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं, लेकिन जो है केवल कुछ ही भाषाओं के लिए एआई ऑप्टिमाइज है। जैसे इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश सीखोगे तभी एआई यूज कर पाओगे। जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के पास जो है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के पास और चाइना देशों के पास ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन है एआई टूल्स का, एआई कंपनीज का, और दूसरे देशों के पास नहीं है, उनको इन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यही सब कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में ये सब फैक्ट्स बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि 500 एआई मशीनों में से 3/4 कंप्यूटिंग शक्ति अमेरिका के पास है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 15% है, और भी देशों के पास तो है ही नहीं। ये है इसमें ऐप पोर्टल्स वगैरह के बारे में बात करें तो डीप डेटा ऐप, ये आईकार सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किया गया है। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिक रूप से सत्यापित जानकारी के एक भंडार के रूप में काम करेगा। तो जो लोग भी डीप सी फिशिंग करते हैं तो उनको यहाँ पे इसका फायदा मिलेगा। जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत इसको डेवलप किया गया है। तो हमको जल्दी से भाई बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का जो डीप ओशन मिशन है, जिसका एक भाग समुद्रयान है, समुद्रयान, उसको कब जारी किया गया था? जिसके तहत हम लोग एक सबमरीन बना रहे हैं, मत्स्य 6000 करके जो है एक सबमरीन बना रहे हैं। ये कब जारी किया गया था मिशन, ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे। और फिर जो हम आ जाते हैं ई ऑक्शन पोर्टल नेफेक्स.in, ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया था। नेफेड के डिजिटल ई नीलामी पोर्टल, मतलब नेफेड का ये ई ऑक्शन पोर्टल है नेफेक्स.in। ग्रीन ड्राइव पोर्टल, ये वहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है। ठीक है,
मास ट्री प्लांटेशन के लिए। तो ये खैर उतना जरूरी नहीं रहेगा। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू सेक्शन पे। हमारा पहला प्रश्न, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जून 2026 में स्विट्जरलैंड में एक राइट विंग प्रपोजल पर वोटिंग कराई गई थी कि कंट्री की पॉपुलेशन को 10 मिलियन तक सीमित रखा जाए और जितने भी माइग्रेशन वगैरह हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। तो खैर इसके खिलाफ वोटिंग फाइनली हुई है कि माइग्रेशन को बैन न किया जाए। तो अपनी तरीके का पहले यहाँ पे रेफरेंडम टाइप का कराया गया था माइग्रेशन को रोकने के लिए। तो इसको जो है ये कहाँ पे कराया गया था, स्विट्जरलैंड में। सही। इसके बाद है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रीमियम ब्रांड रीजा नाम से अनवेल किया है टाइमलेस ट्राइबल ट्राइफेड के द्वारा ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ट्राइबल वाली सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जारी किया था। सेकंड यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है हाई एफिशिएंसी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट नागपुर में। अब इससे होगा क्या कि कैंसर की जांचें वगैरह जो है, जो ज़्यादातर मुंबई पर फोकस्ड होती हैं, मतलब मुंबई में जांच भेजी जाती हैं और हैदराबाद में, अब उसकी जगह पर नागपुर में भी जो है ये सब चीज़ें हो सकेंगी। तो इस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया अपनी स्वास्थ्य नीति में। हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट, जिससे ऐसे सर्विसेज डेवलप की जाएंगी फाइनली, जिससे कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह या जो स्कैन्स वगैरह है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एसेंशियल रेजियो आइसोटोप्स यहाँ पे बनाए जाएंगे पीईटी सीटी स्कैन के लिए, जो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, टिश्यूज और सेल्स में कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। तो मुंबई और हैदराबाद में ज़्यादातर जांचें भेजी जाती हैं, अब ये नागपुर में भी हो सकेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली करेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट स्लाइटली। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ट्राइफेड का एक ब्रांड रिवील किया था जिसका नाम है रीजा टाइमलेस ट्रैवल। आगे है 16 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बहुत लंबे समय से जो डिलेड किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट है, उसके लिए यहाँ पर जिन राज्यों यूटी को इसको मतलब जो है बनाना है, उनका यहाँ पे समन्वय हो चुका है फाइनली। होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एग्री फाइनली कर लिया है किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किस रिवर पर बन रहा है ये ध्यान रखिएगा, टोन्स रिवर पर ही बन रहा है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी टोन्स रिवर पर ये फाइनली बन रहा है। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जरूरी होता है इसमें। सभी जितने भी बेनिफिशियरी स्टेट और यूटी हैं, सभी में बीजेपी की सरकार है। तो फाइनली यहाँ पे कंसेंसस बन गया। अभी किसी दूसरे कह सकते हैं पार्टी की सरकार होती तो ये लटका पड़ा रहता है। इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है फाइनली, तो ये हो रहा है। तो 6 राज्य या फिर कह सकते हैं 5 स्टेट या 1 यूटी इसके बेनिफिशियरी होंगे। इन सभी के बीच समझौता हुआ किसाऊ परियोजना को लेकर के। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो सरप्लस वाटर है वो दिल्ली और राजस्थान को यहाँ पे भी भेजा जाएगा, और दिल्ली और राजस्थान हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कॉस्ट वहन कर लेंगे। मतलब हिमाचल प्रदेश में नई सरकार है, अगर देखा जाए वैसे तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ज़्यादातर मतलब इन बचे हुए राज्य यूटी में बीजेपी की सरकार है। तो इस तरीके से फाइनली कंसेंसस बन गया। आगे 9 जून 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कितने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने भारत में परिसर स्थापित करने हेतु अनुमोदन पत्र प्राप्त किए। नई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लेटर ऑफ अप्रूवल दे दिया है। कितने जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर कैंपस खोलेंगे, 3 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर अपने कैंपस सेटअप करना चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर मंजूरी मांगी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दे दी है। 22 जून को लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख में भारत के पहले हाई ऑल्टीट्यूड फ्लावर पार्क को उद्घाटित किया। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लावर पार्क की लेह में वैसे खोला गया है टेक्निकली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। सीमांकित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये सही है। और तमिलनाडु के नवनिर्वाचित सीएम जो जोसेफ विजय हैं, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स, जो वुमेन और बच्चों की सेफ्टी पब्लिक प्लेसेस में इंश्योर करेगी, ये सही आंसर हो जाएगा इसमें बी 2 and 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड की आयुध निर्माणी या कह सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में एक एल्युमिनियम एक्सट्रूशन प्रेस मशीन का उद्घाटन किया था। तो ये कहाँ पे है, नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, अंबाझरी नागपुर में। यहाँ पर एक कह सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एल्युमिनियम एक्सट्रूशन प्रेस मशीन का उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर ने किया था।
और ये इंडिजिनसली काम करेगी, तो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को भारत इंप्रूव कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वही सब यहाँ पे है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। छोटी छोटी डेवलपमेंट भी 6 जून को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ पर्सन टू पर्सन क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है, ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। इससे डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी इंडिया के साथ इम्प्रूव हम नेपाल के साथ भारत ने किया है। ठीक है, नेपाल का जो कह सकते हैं एनपीआई है, नेशनल पेमेंट इंटरफेस, और भारत का यूपीआई, ये डायरेक्ट लिंक के तौर पर काम करेंगे। लोग पर्सन टू पर्सन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, यानी कि यहाँ पे आप जो है नेपाली रुपए भेज सकते हैं अपने नेपाली काउंटर पार्ट को जो वहाँ बैठा है। ठीक है, उसको पैसे यहाँ से यूपीआई से मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित की जाने की घोषणा की थी? क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन लैब ये कहाँ पे खुलेगी? जयपुर में। इसको अनाउंस किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। सी सही है, सी। अगला प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईकार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर जो कि चेन्नई में है, इन्होंने इंडिया फर्स्ट ब्लू स्विमर क्रैब फार्मिंग टेक्नोलॉजी अनेबल की है, यानी कि ब्लू स्विमर क्रैब को आप जो है रियर कर सकते हैं, उसका मतलब कह सकते हैं पालन कर सकते हैं, मछली पालन के तरीके। ठीक है, तो ये सही है। आगे है तेलंगाना आदिलाबाद जिले के भीमसारी विलेज में तेलंगाना चरित्र बृंदम के सदस्यों द्वारा 10वीं शताब्दी के ये एक 4 फेस्ड रॉक पिलर खोजा गया है, 6 चेहरों वाला एक कह सकते हैं स्तंभ, शिला स्तंभ खोजा गया, चौमुखी शिला स्तंभ। ये सही है, चौमुखी शिला स्तंभ भी बताया जा रहा है कि ये 10th सेंचुरी का हो सकता है, और इसमें उमा लिंग स्कल्पचर बना है, शिवा पार्वती को इम्ब्रेस करे हुए दिखाया गया है। इसमें रेयर डिपिक्शन है यहाँ पर एक मैजेस्टिक वॉरियर का जो कि स्वॉर्ड पकड़े हुए। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ए यहाँ पे सही है, ए। 21 जून 2026 को निम्नलिखित में से किस देश में रास लाफान गैस संयंत्र में दुर्घटना हुई थी? रास लाफान जो है इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये कहाँ पे? कतर में है, जहाँ पर दुर्घटना हुई थी। और यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट में 13 लोगों की मौत हुई थी, इसमें 12 भारतीय नागरिक भी इसमें शामिल थे। इनमें से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी भारत का बना है जिसको 4 ISO सर्टिफिकेशन BIS के द्वारा दिए गए हैं? तो 4 ISO ये सर्टिफिकेशन पाने वाला बना है उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना। ए सही है, ए। जून 2026 में तमिलनाडु ने पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और निवेशकों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए राज्य भर में कितने समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के गठन को मंजूरी प्रदान की? तो तमिलनाडु कुल मिलाकर 5 जोन से यहाँ पे बना रहा है। चेन्नई, तिरुचि, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर तमिलनाडु में 5 जगहों पर जहाँ पर डेडिकेटेड सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट और सर्विसेज यहाँ पे लगाई जा सकेंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। सी सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अनुप्रिया पटेल ने आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेट किया था। अनुप्रिया पटेल क्यों ही करेंगी? इसमें स्वास्थ्य मंत्री करेंगे जो कि जगत प्रकाश नड्डा है। इस समय पहला रॉन्ग हो जाएगा। 90 kg की एक ब्रॉन्ज स्टैचू महर्षि सुश्रुत की अनेबल की गई थी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। महर्षि सुश्रुत लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमारे कह सकते हैं जनक माने जाते हैं सर्जरी के, फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स इन्होंने 2600 साल पहले डेवलप कर ली थी, ऐसा माना जाता है। जगत प्रकाश नड्डा ने आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म अनेबल किया है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा बैक जाते हैं पुरानी मीठी यादों में, कोविड वाली यादों में, आरोग्य सेतु करके एक प्लेटफॉर्म आया था, अगर आपको याद हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, कौन किससे कॉन्टैक्ट हुआ है कौन सा नहीं, मतलब जो है आपका कॉन्टैक्ट किसी कोविड वाले व्यक्ति से तो नहीं हो गया है, इन सबको मेंटेन करने के लिए आरोग्य सेतु आया था। आरोग्य सेतु 2.0 अब आया है। इसके फीचर्स उससे अलग है, मतलब कोविड तो है नहीं, तो इसके फीचर क्या क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल्ड सर्विसेज यहाँ से मिलेंगी, यानी कि आप आभा अकाउंट बना सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आरोग्य सेतु 2.0 के तहत। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल जो है न्यूक्लियर प्रोसेस हीट पर आधारित डेवलप कर दी है। कहाँ पे? कालपक्कम में। कालपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालपक्कम में इसको डेवलप किया, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को, जो न्यूक्लियर हीट का इस्तेमाल करके जो है बनाई जाएगी। ये सही। सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा टेक्निकली, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया था जगत प्रकाश नड्डा ने।
इस समय अजीत कुमार मोहंती जो चेयरपर्सन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ध्यान रखिएगा। आगे है जून 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ओडिशा के किस जिले में करीब 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म खोज की गई थी, जिसमें शार्क फॉसिल्स भी शामिल है। शार्क टीथ जो है, वर्टिब्री, मोलस्क, शेल, फिश बोन्स, ये सब जो है मरीन ऑर्गेनिज्म के ये सब मिले हैं। और जो है शार्क फॉसिल मिलने के लिए काफ़ी ये जो है चर्चा में आया था। ये स्थान कहाँ पे खोजा गया था? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के मयूरभंज में। और जो जगह का नाम क्या है स्पेसिफिकली? बरीपदा। बरीपदा मयूरभंज में शार्क फॉसिल्स खोजे गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड स्पाइस यूनिट मेघालय में। मेघालय में, सी यहाँ पे सही है, मेघालय। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन, इन्होंने वर्सेटाइल ड्यूट्रेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? हैवी वाटर बोर्ड फैसिलिटी जो है वहाँ पे, हैवी वाटर बोर्ड फैसिलिटी जो वडोदरा में है, यहाँ पे एक वर्सेटाइल ड्यूट्रेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया था। बी यहाँ पे सही है, बी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने निम्नलिखित में से किस शहर में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया था? इजी कनेक्ट फ्लाइट का शुभारंभ किया था यहाँ पर जो है वाराणसी से। वाराणसी से दिल्ली और फिर किसी भी ग्लोबल डेस्टिनेशन पर लोग जा सकते हैं। टियर 2 और टियर 2 के यात्रियों को वाराणसी में ही चेक इन और माइग्रेशन और सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाता है, दिल्ली में उनको नहीं रुकना पड़ता है। आगे है बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाले कौन सा सदस्य देश बना है? बांग्लादेश बना है यहाँ पर 27वां 27th बना है, ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी ने एक सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल की थी। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड राइस के जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व किया था। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड राइस, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में इन्होंने वाइल्ड राइस के जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम किया है। ठीक है, ये सही है। सेकेंड न्यूज है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर परिषद क्षेत्र का नाम बदल करके परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। माइथोलॉजिकली ऐसा मानते हैं कि परशुराम का जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया। इन्होंने साणंद में किया था, वैसे साणंद गुजरात में। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट इनकरेक्ट ओनली थर्ड, सी सही। आगे बढ़ते हैं, सहकारिता मंत्रालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 5th एनिवर्सरी मनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जुलाई 2021 में अस्तित्व में आया था। 5वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई 2026 में। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के बारे में क्या सही है? इन्होंने अभी अप्रूव किया, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है। तीनों ही यहाँ पर सही कथन हो जाएगा। यूपी करंट अफेयर के लिहाज से भी जरूरी है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। तो डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 की डेटा सेंटर पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। ठीक है, और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनेगी ये कानपुर में बनेगी, एग्रीकल्चरल फोकस्ड यूनिवर्सिटी, और IIMES यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में एंग्लो संस्कृत कॉलेज द्वारा फतेहपुर में एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। 1 जुलाई 2026 को आकाशवाणी ने अपने कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी और भारत के महान संगीतकारों के बीच अटूट संबंध को दिखाने के लिए स्वर प्रेरणा वीथिका नामक गैलरी का उद्घाटन किया था अपना दिल्ली कैंपस में। 90 वर्ष जो है पूरे हो रहे हैं उसके लिए। बी यहाँ पे सही है, बी। हरिप्रसाद चौरसिया जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर जो है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए जो है ये किस एयरपोर्ट के लिए अप्रूव किया है? उंडनवल्ली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए ये पिन्स अप्रूव कर दिया है, पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच। जुलाई 2026 में पश्चिमी थाईलैंड से खोजे गए उत्खनन स्थल से खोजे गए चीज़ों में 2000 वर्ष पुराने एक कह सकते हैं रिंग्स मिले हैं, छल्ले मिले हैं,
इनमें से एक में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है, तो ये सही। इसके बाद है कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर की मिठाई जलभरा संदेश को जीआई टैग भी दिया गया है। जलभरा संदेश ये मिठाई तारकेश्वर डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, ये जो मतलब ये हुगली डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, चंदन नगर डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, तो ये आप इनकरेक्ट कर लेंगे इसे। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड ने जो है इंडिया फर्स्ट एथिकल सात्विक इंडेक्स लॉन्च किया है, बीएसई सात्विक 100, इंडिया फर्स्ट एथिकल सात्विक इंडेक्स, ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, 1 एंड 3, सी यहाँ पे सही है, 1 एंड 3। 5 जुलाई 2026 को सिक्किम के किस माउंटेनियर शेरिंग शोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी? माउंट एल्ब्रस कहाँ पे है ये आपसे पूछा है। रशिया में ये यहाँ पे सही हो गया। इनमें कितने से कौन सा कथन रॉन्ग है? मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजोल में, इसको इंडिया के 25th डेजिग्नेटेड रिजर्व के अंतर्गत मान्यता मिली है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। ये टेक्निकली रॉन्ग हो गया क्योंकि 25वां नहीं 21वां संस्थान बना है, जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित इसको किया गया। 21वां पहला रॉन्ग हो गया। फिर पूछा है कि 2 इन्फ्लेटेबल रबर डैम्स जो है बनाए जा रहे हैं गुजरात में पहली बार साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये सही। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नवी मुंबई को एक डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट के रूप में शेड्यूल किया है ड्रग इंपोर्ट्स के लिए। रूल 43A जो ड्रग रूल्स 1945 के तहत ये नवी मुंबई एयरपोर्ट एक नोटिफाइड डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट ये घोषित किया गया है, सही। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। इनकरेक्ट 1 ओनली इनकरेक्ट। इन्फ्लेटेबल रबर डैम बनाया जा रहा है, 2 परियोजना छोटा उदयपुर जिले के राजवासना गांव में हिरान नदी पर और तापी जिले में अंबिका नदी पर ये फुलाने योग्य रबर के डैम बनाए जा रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हम्पी, लखंडी और मैसूरू को ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चूज किया है, ये सही। फिर है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को JNK ने जो है मतलब ये PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव के तहत इसको चुना गया है। PM स्वनिधि के शुरुआती चयनित शहरों में शामिल किया गया है उधमपुर जिले स्थित लखनपुर को। तो ये लखनपुर उधमपुर में नहीं पड़ता है, ये कठुआ में पड़ जाता है। ठीक है, उधमपुर में नहीं पड़ता है, ये कठुआ में पड़ता है। इसके बाद है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद, इन्होंने इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस प्रोसेस टेक्नोलॉजी फ्लोरोल्फिन्स के लिए डेवलप किया है। ये काफ़ी आपको छोटी न्यूज़ लग रही होगी लेकिन है इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ HSFOs। HSFOs को ग्रीन रेफ्रिजरेंट्स भी कहा जाता है, जो कि कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल जैसे होते हैं और जो हाइड्रोक्लोरो HFCs हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनसे काफ़ी सही रहते हैं पर्यावरण के लिए। तो इसको डेवलप किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद में। तो ये सही, ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 एंड 3 ओनली सही, 1 एंड 3 ओनली सही, सी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो JNK का है, इसको PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव के तहत चुना गया है। और जो HSFO जो है, ये ऐसे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि हाई ग्लोबल वार्मिंग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिनका यूज़ AC में, रेफ्रिजरेटर्स में, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में होता है। तो अगर आप HSFO यूज़ करते हैं तो इनका जो कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन का टाइम है वो बहुत कम होता है। कन्वेंशनल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है 13.8 ईयर में डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, जबकि 11 दिनों में HFSO जो है डिकम्पोज हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित मर्स कॉनकोर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भारत के निर्मित दूसरे आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर को जारी किया था। सेकेंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर को मैन्युफैक्चर किया था भारत में दादरी में। ये सेकंड नहीं, फर्स्ट को मैन्युफैक्चर किया था, फर्स्ट। सेकंड की जगह हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, तो सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी फ्लैगशिप स्कीम महिला समृद्धि योजना को दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से रिनेम कर दिया है, सही। इसके बाद है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने
नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। ये भी सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 2 और 3 करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2 और 3 ओनली। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है ये फर्स्ट एक्सप्रेसवे है जिसमें एआई सिस्टम का यूज किया गया है, फुली इक्विप्ड विद एआई एंड मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें 80 हाईटेक कैमरा और स्पीड रडार्स लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2026 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य व्यावसायिक रूप से मच्चा टी को उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? असम, जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट भी है। असम में मचा चाय जो है ये प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया है। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। मचा चाय एक प्रीमियम ग्रीन टी मानी जाती है, ठीक है, और इसकी पूरी पत्तियां ही कंज्यूम कर ली जाती हैं, पाउडर्ड फॉर्म में फेंका नहीं जाता है कुछ छान के चाय बनाते समय। भारत सरकार और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से एक बैंयन ट्री खोजा है बिहार में, जिसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 700 साल बताई जा रही है। तो ये 700 साल पुराना जो बरगद का पेड़ है ये कहाँ पे है हमको बताना है। तो ये है मुंगेर में। मुंगेर में बीपीएससी वाले भाई नोट करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी सवाल रहेगा इस साल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? केरल के भारतीय व्यवसायी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरपर्सन यूसुफ अली मूसा अली कुवैत की नवस्थापित गोल्डन रेजिडेंसी के तीसरे प्राप्तकर्ता बने हैं। ये तीसरे नहीं बने हैं, ये पहले ही बने हैं, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का स्कीम का जो अगला फेज जो है इसको लॉन्च कर दिया है, विकसित उड़ान। विकसित उड़ान का शुभारंभ यहाँ पर पीएम मोदी जी ने किया था जोधपुर एयरपोर्ट से, ये सही, विकसित उड़ान। और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बर्थराइट सिटीजनशिप को अपहेल्ड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, उनके बच्चों की नागरिकता रद्द कर दी जाए या टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स जो है उनको बना दिया जाए, ठीक है। तो ये रूल जो है सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा कथन। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को यहाँ पर निगेट कर दिया है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने और बर्थराइट सिटीजनशिप को बरकरार रखा है। अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों को नागरिकता देने से रोकने का प्रयास किया था डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर ने, उसको खत्म कर दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट, ओनली वन ए यहाँ पे सही है, ओनली वन। विकसित उड़ान जो है इसको अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 साल के लिए। इसका गोल है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में जहां पर सड़क भी नहीं है ऐसे जगहों पर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 200 मॉडर्न हेलीपैड्स इसके तहत बनाए जाएंगे। उड़ान स्कीम सबसे पहले कब आई थी? 2016 में। 2016 में। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में जीएसआई ने लार्ज डिपॉजिट थोरियम रिच मोनाजाइट सैंड के डिस्कवर किए थे। कहाँ पे? गुंडलुपुर तालुक किस डिस्ट्रिक्ट में? कर्नाटक में, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में जो है ये मोनोजाइट सैंड लार्ज डिपॉजिट से जीएसआई ने अभी खोजे हैं। बी यहाँ पे सही है। मोनोजाइट सैंड एक फॉस्फेट कंटेनिंग मिनरल माना जाता है जिसमें कुछ थोरियम भी पाया जाता है। तो थोरियम आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होते हैं और 3-4 गुना अबेंडेंट थोरियम पाया जाता है यूरेनियम की तुलना में, और मोनोजाइट सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो केरला तट पर मुख्य रूप से पाई जाती है, यहाँ पे भी है कर्नाटक में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम को जो है जारी कर दिया 2026 में, 1952 की स्कीम को पूरी तरीके से रिप्लेस करते हुए, ये सही। आगे है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ पे? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुलने वाला था, हमने अनाउंस कर दिया था ऑफिशियली जो है 10 जुलाई को ये खुल भी गया है, ठीक है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, 1 और 2 बोथ करेक्ट, 1 और 2 बोथ करेक्ट। तो ये सलीम अली वाला ध्यान रखिएगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बना है, काफ़ी जरूरी है एग्जाम के लिए। 11 जुलाई को नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किसने किया था? अमित शाह जी ने। अमित शाह, बी यहाँ पे सही है, बी। 6 जुलाई को भारत और किर्गिस्तान ने किर्गिस्तान के किस शहर में मानव महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का आधिकारिक शुभारंभ किया था? तो इंडिया किर्गिस्तान ने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था किर्गिस्तान के बिश्केक में, बिश्केक। ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर मोहन यादव ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था? मध्य प्रदेश में शिवपुरी में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में।
ये डिफेंस या प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा ही खोली गई शिवपुरी में। सी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडिया ने अपना ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च किया था नॉन परमानेंट सीट के लिए 2028-29 टर्म के लिए, नॉन परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इंडिया ने अपना ऑफिशियल कैंपेन शुरू कर दिया। सही। इसके बाद है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रोड मैप टू मेक इंडिया लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर बाय 2035 रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने, तो ये रॉन्ग है। सी फारर फर्स्ट इमरजेंसी इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया था सिक्योरिटी क्राइसिस और मिडिल ईस्ट में जो अटैक हो रहे थे उसको डील करने के लिए, तो ये सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट 1 and 3 ओनली। सी, 1 and 3 ओनली सही है। सी, नीति आयोग ने रोड मैप लॉन्च किया था इंडिया को लीडिंग बायो इकोनॉमी अगर बनना है तो किन किन चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ये सब बताया था इसमें। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे जो मिनिस्टर या फिर जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि तजिकिस्तान के खिलाफ इंडिया पिट करेगा। और यूएनएससी में भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर 8 बार रह चुका है, लेटेस्ट में 2021-22 में, ठीक है। और भारत का जो कार्यकाल है उसकी थीम क्या रहेगी? शांति। शांति, ये इसको ऐसे ही लिखेंगे रोमन में, शांति। 8 जुलाई को कौन सा राज्य देश का छठा पूर्णतः साक्षरता राज्य बन गया, साक्षर राज्य बन गया है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो हमने बताया था। इनके अनुसार किसी भी स्टेट या यूटी में अगर लिटरेसी रेट 95% क्रॉस कर जाती है, 95% से ज़्यादा आती है, तो वो अपने आप को फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित कर सकता है। उत्तराखंड ने अपने आप को घोषित किया है, ऑफिशियल अभी आना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड ने कहा कि भाई उनका जो लिटरेसी थ्रेशोल्ड है वो 95% के थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है, तो ये डी यहाँ पे सही है। आगे कौन सा बंदरगाह 18 मीटर का परिचालन राफ्ट गहराई हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है? तो ये है कामराजर पोर्ट। कामराज पोर्ट ये एन्नोर में है, चेन्नई के पास, तमिलनाडु में, और ये इंडिया का सेकंड जो है कह सकते हैं ऐसा पोर्ट बना है जिसने ऑपरेशनल डेप्थ 18 मीटर की हासिल कर ली है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के बाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला या फिर कह सकते हैं रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जो बेंगलुरु में है, इसने लॉन्च किया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी डिसेमिनेशन डिमॉन्स्ट्रेशन नेटवर्क वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित, ये सही। उसके बाद इंडिया ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबमिट किया था डब्ल्यूटीओ को फिशरी सब्सिडरी एग्रीमेंट के लिए। फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट को इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, एक तरीके से कह सकते हैं, ये सही। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है ग्रास रूट डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए, तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर क्यों ही करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का ये सब काम है। थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, माफ कीजिए, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये पायलट फेज लॉन्च किया था जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के तहत अगर आप 1 से 3 मिनट का कोई वीडियो बना सकते हैं अपने क्षेत्र के कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करते हुए, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार में आप रहते हैं, अरुणाचल, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, लद्दाख में अगर आप रहते हैं, वहाँ का कुछ हेरिटेज साइट है, उसका 1 से 3 मिनट का आप वीडियो अपलोड करिए, तो उसको ये पब्लिश किया जाएगा सबसे अच्छी वीडियो को, यही है जेम्स ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। इनकरेक्ट थर्ड ओनली, इनकरेक्ट थर्ड ओनली, केवल 3। 5 जून 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों के लिए भारत की पहली न्यायपालिका इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम शुरू किया था? इंडिया फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम से शुरू किया था केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ये यहाँ पे सही है। तो इंडिया फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम को इन्होंने हॉक कहा था, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम। आगे है केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2025 में स्टेट्स विद मोस्ट इम्प्रूवमेंट श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया था? तो स्टेट विद मोस्ट इम्प्रूव कैटेगरी टीबी में सबसे अच्छी प्रगति टीबी एलिमिनेशन में की है गुजरात ने, गुजरात, बी सही है। पीएम सेतु योजना को देश भर में कितने आईटीआई क्लस्टरों में लागू किया जा चुका है? मतलब कि ये किया जाना है, 200 आईटीआई क्लस्टरों में पीएम सेतु को लागू किया जाएगा, डी यहाँ पे सही है। पीएम सेतु स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेसिकली इसके तहत जो आईटीआईज है ना, इनको हब एंड स्पोक मॉडल के फॉर्म में डेवलप किया जाना है। हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल,
हब एंड स्पोक मॉडल इस तरीके से ऐसे समझिए आप लोग, ये हब हो गया और बीच में हमने स्पोक बनाया, ठीक है। मुद्दा क्या है, यहाँ पर जो हब है जिसको हब कह रहे हैं, तो एक आईआईटी एक हब बनेगा, उससे 4 जो है स्पोक आईटीआई जुड़ेंगे। तो एक हब आईटीआई में क्या होगा कि उसमें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और 4 स्पोक आईटीआई उससे फायदा लेंगे। 200 अगर हब आईटीआई जो डेवलप होंगे तो इसके साथ 800 स्पोक आईटीआई जुड़ेंगे। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य है कि जो आईटीआई जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसको मॉडर्नाइज करना है, इंडस्ट्री अलाइंड करना है कि इंडस्ट्री को जो डिमांड बदल रही है लगातार, उसके हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग दी जाए इन आईटीआईज में, ठीक है। तो ये उद्देश्य है यहाँ पर पीएम सेतु का। पीएम सेतु स्कीम कब आई थी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस जैव विविधता रजिस्टर की शुरुआत की है कि अपने अपने कैंपस में बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर मेंटेन करें, कोई भी नई प्रजाति दिखती है तो इसको नोट करें, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए जारी किया गया इनिशिएटिव सही। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और भी कड़ा बनाने के लिए। ये किस लिए हुआ है आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें। सेकंड सही। महाराष्ट्र ने एक प्लान अप्रूव किया है कि भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी एक्सपीरियंस डेवलप किया जाएगा। एआई संचालित पक्षी अभयारण्य अनुभव विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जो कहाँ बनेगा, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में, महाराष्ट्र में। ये सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे सवाल है, जुलाई 2026 में निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई पूर्वी देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाए जाने की घोषणा की थी। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की हिस्टोरिक विजिट इंडोनेशिया में मनाई जाएगी। इंडोनेशिया में रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए थे आज से करीब 100 साल पहले, 2026 से 27 के बीच 15 महीने वहां पे रहे थे इंडोनेशिया में, तो उसकी वर्षगांठ इंडोनेशिया मनाएगा। ए यहाँ पे सही है। 5 जुलाई 2026 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में कोयला खनन और कोयले की चोरी रोकने के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान को जो है जारी किया था? अमित शाह जी ने। डी यहाँ पे सही है, अमित शाह ने जीरो कोल लीकेज प्लान, खासकर धनबाद झारखंड आदि के पास जो कोल फील्ड है जो इलीगल माइनिंग के लिए सेंसिटिव है, उनको रोकने के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान जारी किया गया है। डी। भारत की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगी? पहली नाइट सफारी बनेगी लखनऊ में, लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट के पास। 2016 में वैसे अप्रूव हो गई थी, अखिलेश यादव जब थे तो इसको नोएडा में बनना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट फाइनली कैंसिल होता है और फिर ये लखनऊ में बनना शुरू हुआ है। ये इंडिया फर्स्ट मॉडर्न नाइट सफारी होगी और विश्व की 5वीं होगी, सिंगापुर में जैसे बनी उसकी तर्ज पे बनेगा। वर्ल्ड 5th नाइट सफारी सिंगापुर में ऐसी, थाईलैंड में, चाइना में, इंडोनेशिया में, भारत में बनेगी ये लखनऊ में। सी। आईकार के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित कृषि और समृद्ध किसान रोड मैप को किसने जारी किया था? जाहिर सी बात है कृषि मंत्री जी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो इस समय कृषि मंत्री। डी। आईकार 2 साल बाद अपना 100वां वर्ष मना रहा है। आईकार 100 वर्ष आईकार के पूरे हो रहे हैं। 100 फाउंडेशन डे के दिन से पहले ये 2 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा। 7 की गोल्स पर फोकस इसमें किया जाएगा। 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस पूरे देश में डेवलप किए जाएंगे इस तरीके के आईकार के द्वारा। तो उसी के तहत ये रोड मैप जारी किया गया, डेवलप्ड एग्रीकल्चर प्रॉस्परस फार्मर्स या फिर विकसित कृषि समृद्ध किसान रोड मैप। डी। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत चीन सीमा पर 16,700 फीट की ऊंचाई पर चुमुर विलेज में पहला एक मॉडल कह सकते हैं बॉर्डर विलेज डेवलप किया है? फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज जो है डेवलप किया गया इंडो चाइना बॉर्डर पर। इसका इनॉग्रेशन किसने, मतलब फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने। ए यहाँ पे सही है। चुमर विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये पहला है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको बताइए कि सीमावर्ती गांवों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडिया टीवी के चेयरपर्सन रजत शर्मा, अटल जी के परिवार के सदस्य ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय के अनुभूति जोन में पूर्व प्रधानमंत्री के एआई होलो बॉक्स का उद्घाटन किया था। ये सही, करेक्ट। जेपी नड्डा ने चंडीगढ़ में स्टेट ऑफ आर्ट मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर और न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। ये रॉन्ग है, मोदी जी ने खुद इसको इनॉग्रेट किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विकसित जो है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण, जो वीबी रामजी एक्ट है मनरेगा को जिसने रिप्लेस किया है, ठीक है, वो पूरे देश में कब से लागू है? 1 जुलाई 2026 से। ये डेट एग्जाम में आ सकती है।
वीबी रामजी कब से इंप्लीमेंट हुआ है? 1 जुलाई 2026 से। ये ध्यान रखना है आपको। 1 एंड 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। 1 एंड 3 ओनली, सी। वीबी जी रामजी एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नया है, एग्जाम में अभी आया भी है। ये विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अलाइन किया गया है इसको। और जो मेजर चेंजेस किए गए मनरेगा की तुलना में वो है कि इसको 4 थीमेटिक एरियाज तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इन एक्टिविटीज संबंधित ही काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत। वाटर स्कार्सिटी, वाटर सिक्योरिटी संबंधी कोई प्रोजेक्ट है, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कोई प्रोजेक्ट है, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन के बारे में कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका काम जो है वीबी रामजी के तहत कराया जाएगा। 100 के बदले 125 दिन की वर्क गारंटी अप्रूव कर दी गई है, ये सही है। और जो कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन का पॉज भी नोटिफाई कर सकती है, पहला ऐसा प्रावधान नहीं था। जैसे एग्रीकल्चर सीजन आ जाता है तो सबको वहीं पे काम मिल जाएगा, तो 60 दिन का एक पॉज पीरियड भी होगा एक साल में, कि 60 दिन तक कोई भी जो है कह सकते हैं काम नहीं देगी सरकार उस समय, जब जो है खेत वाला किसानी वाला पीरियड होगा। इसको टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया है, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अटेंडेंस वगैरह, और युक्त धारा पोर्टल से इसको जोड़ा गया है। ये सब ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंश्योर करना, ये सब उद्देश्य है। 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद से कहां तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाई गई थी? जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। डी यहाँ पे सही है। पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन, 10 कोचों वाली हाइड्रोजन पावर्ड कार्स का इसमें प्रयोग किया गया है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी जो है डेवलप की जा रही है जींद में, हरियाणा में। 2600 पैसेंजर्स को एक टाइम पर कैरी कर सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो मतलब बाई प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी छोड़ेगी ये ट्रेन, और किसी भी तरीके का एमिशन इसमें नहीं होगा। यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी ही वो ऐसे देश हैं जिनके पास अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी थी, अब भारत के पास भी है, याद रख सकते हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम रखा गया आयकर सिंधु। इसका उद्घाटन किसने किया होगा? जाहिर सी बात है वित्त मंत्री ने किया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, निर्मला सीतारमण, ए। जून मंथ में विदेश मंत्रालय ने तोशखाना नियम 2024 के तहत 300 राजनयिक उपहारों की नीलामी जो है ये की थी। 300 डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स को जो है पब्लिक ऑक्शन के लिए रखा गया था, ये सही। उसके बाद भारत सरकार को नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का आधिकारिक नाम बदल करके क्या रखना पड़ा है नाम? कर्तव्य भवन एरिया, कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स या कर्तव्य भवन एरिया सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट रीजन को कहा जाएगा, ये सही। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने डिजिटल लोकल पास फैसिलिटी और मार्ग मित्र हेल्पलाइन यहाँ पे जारी की है, नेशनल हाईवेज पर चलने वाले लोगों को सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज देने के लिए, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सभी यहाँ पे सही है, डी। तो दोषखाना के बारे में जान लीजिए। भारत सरकार को जो है आधिकारिक बैठकों में, प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं में, राजनयिक कार्यक्रमों के दौरान जो है लोक अधिकारियों को जो उपहार मिलते हैं, तो उससे संबंधित है यहाँ पर तोशखाना। ये उपहार है, इनको किस तरीके से मोनेटाइज वगैरह कर सकते हैं बेचकर, उसके बारे में तोशखाना, तो ये ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई 2026 को निम्नलिखित में से किसने दमन दिल्ली दमन रूट पर नमो एयरपोर्ट से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी? राममोहन नायडू जी ने, वो उड्डयन मंत्री हैं, डी। एयरलाइंस एयर ने इसकी शुरुआत की थी। नमो एयरपोर्ट भारतीय तटरक्षक बल के एयर स्टेशन परिसर में डबल यूज वाला एक एयरपोर्ट है। मतलब वैसे तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एयर स्टेशन कॉम्प्लेक्स है, एयरपोर्ट के तरीके भी फंक्शन करता है। इसका नाम रखा गया है नमो एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? दमन में, डी। 19 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के किस शहर में म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया था? म्यूजियम ऑफ वर्ड्स, ये इसको कहा जा रहा है शब्दालोक, इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। म्यूजियम ऑफ वर्ड्स या लैंग्वेज म्यूजियम शब्दालोक इसको कहा जा रहा है। इसको इनॉग्रेट किया गया था कोलकाता में, कोलकाता, सी यहाँ पे सही है। यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगर्ट प्रोडक्शन प्लांट जो लगेगा हावड़ा फूड पार्क में, अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट के द्वारा, उसका भी उद्घाटन किया था। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो फूड स्टोरेज स्कीम भारत लॉन्च करना चाह रहा है, उसके तहत 2 वेयर हाउसेस भी इनॉग्रेट किए गए थे यहाँ पर कोलकाता में। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? पहला है कि ई प्लेन कंपनी जो IIT मद्रास द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप है, इसने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप जारी किया है। यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला एक हेलीकॉप्टर आप इसको कह सकते हैं मोटे तौर पर, ये सही है।
eVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप जो है ये जारी किया गया है। और भारत ने नई दिल्ली में सितंबर 2026 में होने वाले 28वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। ये गलत है, इनको क्यों बुलाएंगे? बांग्लादेश को यहाँ पे बुलाया गया है भाई। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को स्पेशल गेस्ट बनाया गया ब्रिक्स समिट में, क्योंकि ब्रिक्स का भाग बांग्लादेश नहीं है तो उसे बिम्स्टेक के चेयर के रूप में यहाँ पे बुलाया गया है। बिम्स्टेक की चेयर जो है इस बार बांग्लादेश के पास है, तो ब्रिक्स समिट में इनको बुलाया गया है। ब्रिक्स समिट ये सितंबर में होगी न्यू दिल्ली में, इसमें बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन पर। ग्रीन हाइड्रोजन पर ये बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर में, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत। ये सही। इसमें इनकरेक्ट है सेकंड ओनली इनकरेक्ट है बी। 22 जुलाई को तमिलनाडु के कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में किस गांव को राज्य का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज घोषित किया गया है? तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज घोषित किया गया है किलाई, जो कुड्डलोर में, किलाई। डी यहाँ पे सही है। भारत ने अपने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है और किस देश के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया है? स्विट्जरलैंड के पास 100% है, हम भी 100% के लगभग करीब ही हैं, 99.6 इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुके हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, स्विट्जरलैंड 100% है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का भारत के पास है, ए यहाँ पे सही है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्राध्यक्षा, मतलब ये राष्ट्राध्यक्ष जो है गोर्डाना, जो भी इनका नाम है डाउकोवा, इनके साथ मिलकर किस शहर में के म्यूजियम में महात्मा गांधी की आवश्यक प्रतिमा का उद्घाटन उन्होंने किया था? स्कोपजे में। स्कोपजे सिटी में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया यात्रा के दौरान किसी हेड ऑफ इंडियन स्टेट ने पहली बार नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा की। आप भी पहली बार शायद सुन रहे होंगे कुछ लोग। तो स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन एक म्यूजियम में किया गया था इनके द्वारा। 24 जुलाई 2026 को यूरोप में भीषण जंगल की आग फैलने के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? स्पेन ने। स्पेन, ए यहाँ पे सही है।